ठीक है, तो फिगर में जो आपको अभी दिख रहा है ये है आपका हाइवल माइनर। ठीक है, कंपनी का नाम दिख रहा है यहाँ कैट का। ठीक है, कैट कंपनी का नाम यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसका जो नाम है कैट HW 300। ठीक है, इसका नाम क्या है? HW 300। ठीक है, तो हमने जिस तरह सरफेस माइनर को देखा था, ठीक है, सरफेस माइनर को देखा तो वो क्या था, SM 3800, SM 2200, SM 4500। तो वो जो 2200 था, जो 3800 था, जो 4500 था, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ठीक है, वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पर कटिंग, जो उसका ड्रम था उसका विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो उसका हिसाब से सरफेस माइनर का नेमिंग था। उसी तरह यहाँ कैट HW 300 जो है, तो इसका पुश बीम का जितना लेंथ है वही हिसाब से इसको दिया गया है। ठीक है, नेम इसका दिया गया HW 300। ठीक है, तो हम पुश बीम्स के बारे में जानेंगे कि पुश बीम्स क्या होता है। ठीक है, तो ये जो इंसर्ट हो रही है, ठीक है, ये जो इंसर्ट हो रही है, मान लीजिए यहाँ से इतना तक का टुकड़ा 6 मीटर का लगभग टुकड़ा रहता है, फिर इसके साथ 6 मीटर का टुकड़ा अटैच किया जाता है, इस तरह कर करके 300 मीटर तक ये अटैच करके अंदर तक माइंस का अंदर में 300 मीटर तक जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ से अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो ये माइंस का 300 मीटर तक ये जा सकता है। ठीक है, 300 मीटर तक चला जाएगा। 300 मीटर तक जैसे ही जाएगा फिर क्या होगा, नेक्स्ट इसका सामने हम वेब पिलर छोड़ देंगे। ठीक है, वेब पिलर कौन सा है? ये जो हमारा पिलर जो बीच में छूटा हुआ, ठीक है, ये जो हमारा पिलर बीच में छूटा हुआ इसको हम लोग वेब पिलर बोल देते हैं। ठीक है, वेब पिलर। ठीक है, तो हाईवल माइनिंग में वेब पिलर का कंसेप्ट आता है। तो इसको जो छोड़ के रखते हैं इसको बोलते हैं वेब पिलर। ठीक है, यहाँ भी वेब पिलर है, यहाँ भी वेब पिलर है, यहाँ भी वेब पिलर है। ठीक है, तो जितना भी वहाँ छोड़ छोड़ कर रखे हैं, पार्टिंग छोड़ कर रखे हैं, उसको वेब पिलर बोलते हैं। ठीक है, तो पुश बीम क्या होता है? पुश बीम इंसर्ट होता है। पुश बीम के बारे में हम सब कुछ ही जानेंगे। ठीक है, इतना नहीं कि बस थोड़ा सा बता दिए कि इंसर्टेड होता है, वो नहीं, पुश बीम के बारे में सब कुछ ही जानेंगे। ठीक है, किसके अंदर क्या रहता है, इसी का अंदर से क्या होता है कि कोल जो है ट्रांसपोर्ट होकर आती है, किस तरीके से आती है, हम सब कुछ ही समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आज समझ लिया कि जो हाईवल माइनर है इसका नेमिंग किस प्रकार से होता है। ठीक है, HW 300 क्या होता है? लेंथ ऑफ द पुश बीम। ठीक है, पुश बीम समझिए कन्वेयर बेल्ट की तरह है। ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट की तरह है, ये अंदर 300 मीटर तक माइंस के अंदर में जाएगा। और कोयला जो कट हो रहा है, इसका जो हेड होगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हेड अगर है, इसका कटिंग, यहाँ पर कटिंग, यहाँ इसका टिप में रहेगा यहाँ पर। ठीक है, कटिंग कटर हेड है इसका, कटर हेड में इसका पिक्स लगा हुआ रहेगा, कटिंग पिक्स, और वो कट करेगा। ठीक है, तो ये कटिंग करते जाएगा और इसका ऊपर गिरते जाएगा। यहाँ पर गैदरिंग आर्म्स रहेगा, जितना भी कोयला गिरेगा सबको गैदर करके वो पुश बीम के अंदर से, पुश बीम का माध्यम से वो क्या करेगा, सरफेस पर उठा देगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। बस अभी थोड़ा सा पार्ट्स का थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि बिल्कुल ही नया टॉपिक है, बहुत लोग को इसका पार्ट्स के बारे में पता नहीं होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे, उसके बाद अच्छा से एलेबोरेटली इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो हाइवल मैनर के बारे में आपने इतना जान लिया आप लोगों ने कि HW 300 नाम है, तो 300 उसका पुश बीम है। ठीक है, ये जो इंसर्ट हो रहा है ये पुश बीम 6 मीटर का लगभग होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, दिख भी रहा है आपको रेक्टेंगुलर शेप का, 6 मीटर लेंथ का होता है। ठीक है, और इसका अंदर से कोयला ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम जानेंगे ऑगर माइनिंग। ठीक है, ये बड़ा सुना होगा आपने। ठीक है, ऑगर माइनिंग। ठीक है, तो इससे पहले क्या होता है कि हम जानते हैं ऑगर माइनिंग क्या होता है। ठीक है, ऑगर माइनिंग सुन के लग रहा हो, ऑगर सुना हो वर्ड लेकिन मतलब नहीं जान रहा। ठीक है, ऑगर माइनिंग सिमिलर है एकदम, हाइवल माइनिंग ऑगर माइनिंग बिल्कुल सिमिलर है, कोई ज्यादा अंतर नहीं। ठीक है, तो ऑगर माइनिंग आप जब भी हाइवल माइनिंग या फिर कुछ भी मतलब पढ़ रहे होंगे तो उसमें ऑगर का वर्ड ऑगर वर्ड का यूज आता है। ठीक है, ऑगर का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑगर का मतलब होता है जब हम लोग ड्रिलिंग वगैरह करते हैं तो स्क्रू टाइप का अगर होता है, जैसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे रहता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे स्क्रू टाइप से है, स्क्रू स्क्रू टाइप से बना रहता है, यहाँ पर पैटर्न बना रहता है, और उसको हम लोग इंसर्ट करते हैं। ठीक है, होल्स में इंसर्ट करते हैं। तो ऑगर माइनिंग जब भी होता है तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर टाइप का शेप यहाँ पे दिख रहा है। ऑगर माइनिंग में क्या होगा, आपको सर्कल सर्कल टाइप से शेप दिखता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑगर को इंसर्ट किया जाता है। ऑगर क्या हो गया? ऑगर हो गया आपका स्क्रू टाइप से
ठीक है, स्क्रू टाइप से जो आपका रॉड हुआ, ठीक है, ये आपका इंसर्ट जब होता है तो वो क्या करता है, एक तो सर्कल टाइप से यहाँ पर शेप बनाता है। ठीक है, ये जो शेप आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है ये आपको सर्कल सर्कल का दिखना शुरू हो जाएगा। बीच में वे पिलर टाइप से छूटा रहेगा वहां पे स्पेस, ताकि वो सपोर्ट करके रखे रूफ स्ट्राटा को। ठीक है, और आपको सर्कल सर्कल टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो ऑगरिंग, जो ऑगरिंग का वर्ड यूज आया है यहाँ पे, जो ऑगर का जो यूज आया वो आया उसका, जिससे हम लोग उसको ड्रिल कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हम लोग जिस रॉड से उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं कोल सीम के अंदर में, ठीक है, तो वो उस पर हमारा शेप बना हुआ है ऐसा। ठीक है, स्क्रू वाला शेप बना रहता है। ये स्क्रू वाला शेप किस लिए दिया जाता है? ठीक है, ये स्क्रू वाला शेप इसलिए दिया जाता है कि जब हम ये जो रॉड है इसको इसको जब हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कोल सीम में हम इंसर्ट कर रहे हैं इसको, जब इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपने ड्रिलिंग अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, उसमें क्या पढ़ा था कि जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल करते जाते हैं और कटिंग्स उसका बाहर आते जाता है। ठीक है, तभी हम लोग अच्छी तरीके से ड्रिलिंग कर पाते हैं। तो उस केस में कौन कटिंग्स को बाहर निकाल रहा होता है? कंप्रेस्ड एयर निकाल रहा होता है। जो हमारा एन्यूलर स्पेस होता है वहां से हमारा कंप्रेस्ड एयर कटिंग्स को बाहर निकालता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, ये जो हमारा स्क्रू टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको हम दिखाते हैं फिगर का मदद से समझाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये रॉड है ये जो रॉड है ये क्या होता है, इंसर्ट होता है। ठीक है, ये तो हमारा ऑगर कन्वेयर है। ठीक है, कन्वेयर को मत ध्यान दीजिए, सिर्फ रॉड को ध्यान दीजिए आप लोग सिर्फ। ठीक है, तो जब इसी तरह का रॉड है, ठीक है, अच्छा खासा मोटा रॉड रहेगा और उस पर डिजाइनिंग ये इस तरह का कॉर्क, मतलब स्क्रू स्क्रू टाइप से डिजाइनिंग बना रहेगा। ठीक है, ऐसा वाला डिजाइन रहेगा। तो क्या होगा जब ये पेनिट्रेट करेगा इनसाइड दी होल, ठीक है, इनसाइड दी होल के ये जब पेनिट्रेट करा तभी होल होल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जब ये पेनिट्रेट करता है तो क्या होता है, जो भी मटेरियल कटता है वो क्या होता है, इसके माध्यम से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये जो बना हुआ है, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसके माध्यम से बाहर आ जाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग ये किस तरीके से बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरह का जो हम लोग ऑगर कन्वेयर में इसी को यूज करते हैं। ठीक है, जो ऑगर ऑगर कन्वेयर जो हमारा होता है उसमें हम इसी को यूज करते हैं। ऑगर कन्वेयर में भी क्या होता है, इसी तरह का शेप दे देते हैं। समझिए कि जो पुश बीम है, जो पुश बीम आपको हम बता रहे हैं कि पुश बीम एक्ट कर रहा है, कन्वेयर की तरह यूज कर रहा है ताकि वो मटेरियल को कन्वे कर सके। तो उसके अंदर में क्या रहता है, उसके अंदर में यही यही वाला अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, एक पुश बीम के अंदर में दो ऑगर कन्वेयर डाल दिया जाता है। ठीक है, एक पुश बीम के अंदर में दो ऑगर कन्वेयर डाल दिया जाता है। समझिए कि हमारा रेक्टेंगुलर था पुश बीम, ठीक है, 6 मीटर का था। तो इसमें क्या किया गया है कि दो ऑगर कन्वेयर डाल दिया गया। ठीक है, दो ऑगर कन्वेयर इस तरह करके डाल दिया गया। अब कोयला जो कट रहा है वो क्या हो रहा है, किसी ऑगर कन्वेयर पे गिर रहा है, वो कटर हेड का नीचे में गिरता है और वहां पर क्या गैदरिंग आर्म है जो कि कोयला को गैदर करके क्या कर रहा है, पुश बीम के अंदर में पुश कर दे रहा है, डाल दे रहा है। ठीक है, पुश बीम के अंदर में डाल दे रहा है। पुश बीम क्या कर रहा है, उसके अंदर में एक पुश बीम के अंदर में दो ऑगर कन्वेयर फिक्स है। तो जब पुश बीम के अंदर में जैसे ही जाता है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ भी मटेरियल को कैरी किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑगर कन्वेयर होता है। तो ऑगर सिंपली क्या है, वो स्क्रू टाइप से शेप होता है उसका। ठीक है, जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो वो स्क्रू शेप के माध्यम से ही मटेरियल बाहर की तरफ निकल जाता है। तो जब हम लोग ऑगर माइनिंग कर रहे होते हैं तो इसी तरह का बड़ा बड़ा रॉड होता है। ठीक है, और फिर हम उसको इंसर्ट करते हुए जाते हैं। ठीक है, इंसर्ट करते जाते हैं तो इसका माध्यम से क्या होता है, जो स्क्रू टाइप से जो बना हुआ है पैटर्न जो बना हुआ है इसी का माध्यम से मटेरियल बाहर की तरफ इजेक्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ऑगर माइनिंग का आप कंसेप्ट समझ रहे हैं कि उसमें हम क्या करते हैं, इसी तरह का रॉड को इंसर्ट करते जाते हैं। पहला रॉड इंसर्ट हो गया, उसके बाद फिर से क्या करते हैं कि दूसरा रॉड उसमें लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे करके जो रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रहेगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, फिक्स होने के लिए एक तो जगह होता है यहाँ। ठीक है, तो दूसरा रॉड लाके यहाँ से निकला हुआ रहता है, तो इसमें जाके सेट कर जाता है। ठीक है, तो दूसरा रॉड भी इसके साथ अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह रॉड को इंसर्ट करते जाते हैं और हम लोग क्या होता है कि ऑगर माइनिंग में कोयला अगर है तो उसको हम लोग निकालते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ऑगर माइनिंग इस तरीके से होता है। तो इसका जो शेप होता है, निकलता है, जो इसका शेप बनता है वो हमारा सर्कल टाइप से बनता है। ठीक है, बड़ा बड़ा शेप करके सर्कल टाइप से जाएगा और बीच में स्पेसिंग रहता है। ठीक है, ताकि हमारा स्ट्राटा को, ये जो स्पेसिंग है इसको छोड़ा जाता है ताकि स्ट्राटा को वो सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो सेम यही वाला कंसेप्ट ऑगर माइनिंग का कंसेप्ट हाईवाल माइनिंग फॉलो करता है। ठीक है, हाईवाल माइनिंग सिर्फ क्या करता है, आगे में कटर हेड लगा देता है जो कि अप टू डाउन मूव कर करके कट करते रहता है। ठीक है, कट करता है, गैदरिंग आर्म रहता है नीचे में उसका। ठीक है, वहां जहां पर गिरता है वहां पर गैदरिंग आर्म होता है, गैदरिंग आर्म उसको
समेट के क्या करता है, पुश बीम में डाल देता है। पुश बीम के अंदर में क्या होता है, यही ऑगर कन्वेयर रहता है। ठीक है, पुश बीम के अंदर में ऑगर कन्वेयर रहता है, जो कि वो जितना भी कोल है सबको ट्रांसफर कर देता है, सरफेस पर ट्रांसफर कर देता है, जहां पर चेन कन्वेयर रहता है। चेन कन्वेयर लेटर ऑन उसको कन्वेयर बेल्ट पर ट्रांसफर करके हिप बनाता है, जहां से फिर पेलोडर या फिर वहां से अलग कन्वेयर बेल्ट लेके उसको जहां भी रिक्वायर प्लेस है वहां पर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम बेसिक इसके बारे में जान लिए। ठीक है, हाईवल माइनिंग के बारे में या फिर ऑगर माइनिंग के बारे में बेसिक जान लिए कि ऑगर का इसका जो आया है, नाम आया है। ठीक है, वो ऑगर आया है इसी की वजह से। ठीक है, ये जो स्क्रू टाइप से इसका शेप है, इसी की वजह से ऑगर इसका नाम आया है। और ये कन्वेयर बेल्ट भी हमारा जो होता है वो ऑगरिंग नेचर का ही रहता है। किसमें, पुश बीम के अंदर में। पुश बीम के अंदर में दो कन्वेयर रहेगा। ठीक है, जो कि ऑगर ऑगर नेचर का है, ऑगर कन्वेयर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ऑगर कन्वेयर आप समझ गए, तो ऑगर ऑगर माइनिंग भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ फिगर और है तो देखते हैं। ठीक है, ये ऑगर कन्वेयर है। ठीक है, देखिए यहाँ सब इसी का, ये इसी का सब जितना भी खेल है सब इसी का है, ऑगर कन्वेयर टाइप का ही है। ठीक है, सिर्फ आगे में कन्वेयर उसका कटर हेड लगा रहता है, जो कि कन्वे होता है बाय ऑगर कन्वेयर ही। ठीक है, पुशिंग पुश बीम के अंदर में ये कन्वेयर ही रहता है। ठीक है, तो क्लास खत्म होते होते आपके पास अच्छा खासा ग्रिप हो जाएगा हाईवल माइनिंग का और ऑगर माइनिंग का। ठीक है, तो इस कन्वेयर में क्या होता है, ठीक है, ये ऑगर कन्वेयर है हमारा। ये जो हमारा कन्वेयर है ये ऑगर कन्वेयर है। ठीक है, ऑगर ऑगर कन्वेयर है, लिख रहा है। ठीक है, ऑगर ऑगर कन्वेयर ये। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि 3 नंबर में देखिए एक इनलेट है। ठीक है, इनलेट है, तो वहां से मटेरियल को फिल किया जा रहा है इसमें। ठीक है, सूट है समझिए, छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, तो 3 नंबर में क्या है, यहाँ पे इनलेट है, देखिए ये इनलेट है, तो यहाँ पर सूट इसको फिल किया जा रहा है। ये फिल किया जा रहा है और ये क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है। ये जो हमारा स्क्रू टाइप से जो रॉड है ये मूव कर रहा है। ठीक है, जब ये मूव कर रहा है तो यहाँ का जो मटेरियल है वो इसके थ्रू धीरे 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 ये इस तरह से आके ये डिस्चार्ज आउट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, 4 नंबर में देखिए आउटलेट है, तो यहाँ से डिस्चार्ज आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका काम ही यही होता है कि ये मूव करेगा और जो भी मटेरियल इसके पास है उसको इजेक्ट आउट कर देता है। तो वही वाला कंसेप्ट हम लोग यूज कर लेते हैं ऑगर माइनिंग में। ऑगर माइनिंग में सेम इसी तरह का रॉड का शेप देते हैं हम। ठीक है, इसी तरह का रॉड का शेप देते हैं और उसको मोटर का माध्यम से घुमाते हैं। मोटर का मीडियम से हम क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं। जब घुमाते हैं तो क्या होता है, जब घूमता है तो वो एक तो पेनिट्रेट करते जाता है, तो पेनिट्रेट कर रहा है तो वहां तो स्पेस वो बना रहा है। ठीक है, तो वो स्पेस जो बना था वो इसी जो कटिंग्स है, स्क्रू स्क्रू टाइप का जो है ना कटिंग है इस रॉड के ऊपर, उसका मदद से। ठीक है, उसका वो मीडियम के तरह एक्ट करता है और कोयला को बाहर की तरफ इजेक्ट आउट कर देता है। ठीक है, तो ये वाला इसका कंसेप्ट है ऑगर माइनिंग का। ठीक है, ऑगर कन्वेयर भी आप देख लिए हैं। ये देखिए, ये आपका रियलिस्टिक डायग्राम है। ठीक है, ये इसी तरह का रॉड रहेगा और ये कोयला के अंदर में पेनिट्रेट करते जा रहा है। ठीक है, कोयला के अंदर पेनिट्रेट करते जाएगा और कोयला को इजेक्ट आउट करते जाता है। और देखते हैं, ये देखिए ये जस्ट स्टार्टिंग कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जस्ट स्टार्टिंग है इसका। ये अब स्टार्ट करने वाला है। ये देखिए कोयला का सीम आपको दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, ब्लैक ब्लैक। तो ये इतना ही नहीं है, और भी नीचे है, जैसे जैसे काटते जाएगा ये नीचे नीचे जाते जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर तीन तीन यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अगर अगर जो यूज कर रहा है ये तीन तीन ऑगर एक साथ यूज कर रहा है। ठीक है, जब ये तीनों ऑगर पेनिट्रेट कर जाएगा अंदर की तरफ तो ये फिर से यहाँ पर एक तीन सेट का ऑगर फिर से लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह करके जोड़ते जाएगा और कोयला को बाहर निकालते जाएगा। ठीक है, ये देखिए जोड़ कैसे रहा है, जोड़ने वाला भी दिख रहा है आपको। ये इस तरीके का ये रॉड जो था ये पेनिट्रेटेड रॉड था इस तरह का स्क्रू वाला। ठीक है, होगर टाइप से जो रॉड था वो अंदर चला गया है। ठीक है, और ये जो बचा हुआ इसमें इसमें क्या होगा, तीन एक साथ फिर से पेनिट्रेट कर रहा है। तीन यहाँ पर दिखा रहा है मशीन के ऊपर, कैपेबिलिटी के ऊपर, ये कैपेसिटी के ऊपर इसका डिपेंड करेगा इसका। ठीक है, तो फिर से ये यहाँ पे लाके हाइड्रोलिक का मदद से क्या होता है, इसमें पुश कर देता है, इसमें सेट कर जाता है। ठीक है, सेट कर जाएगा तो ये और भी लंबाई प्रदान करेगा इसको। ठीक है, और भी ये है ना लंबा हो जाएगा, ये तो माइंस के अंदर ऑलरेडी पेनिट्रेटेड है और इसको पुश करके और ज्यादा ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और कोयला आते रहेगा। ठीक है,
तो ये जो ऑगर शेप में है रॉड हमारा, उसी से आता है हमारा ऑगर माइनिंग, ठीक है। और जो कन्वेयर आपने देखा वो उसको हम बोलते हैं, उस तरह का कन्वेयर अगर अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑगर कन्वेयर। ये जो पुश बीम था हम आपको बता रहे थे कि रेक्टेंगुलर शेप का रहता है, ठीक है। एक देखिए पुश बीम है, इस तरह का शेप का है, ठीक है। इसके अंदर दो देखिए यहाँ पर, ठीक है, ऑगर रॉड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऑगर कन्वेयर भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये 6 मीटर है लगभग, कैट का आता है 6 मीटर का आता है, ठीक है, 6 मीटर का आता है लगभग। तो 6 मीटर का एक आता है, तो कितने हो गए यहाँ पे पुश बीम, एक पुश बीम है, दो पुश बीम, तीन पुश बीम, चार पुश बीम, पाँच, छः, सात, एक, आठ यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ स्टॉक में रखा हुआ है, ताकि वो उसको एड ऑन करते जाए, ठीक है। जिस तरीके से वहां रॉड एड ऑन हो रहा था ओवर माइनिंग में, उसी तरह का हाइवल माइनिंग में क्या होगा, ये पुश बीम ऐड होते जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पुश बीम ऐड होते रहे। यहाँ पर दो ठो पिन होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही ऐड करता है तो इसके ऊपर पिन डाल देता है तो ये लोग ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से पुश बीम ऐड कर देगा यहाँ दो ठो, फिर यहाँ से पुश बीम ऐड कर, इसी तरह 300 मीटर तक जाएगा, ठीक है। जो हाइवल 300 नाम है, तो वो 300 मीटर तक ये पुश बीम को सप्लाई करेगा इनसाइड द माइन, ठीक है। माइंस के अंदर कोई भी जाता नहीं है, ठीक है, कोई नहीं जाएगा माइंस के अंदर में, ये पुश बीम ही जाएगा। और जो कुछ भी ऑपरेशन होगा सब बाहर से ही होता है। तो पुश बीम ये काम क्या कर रहा है, ये आपका कैरी कर रहा है, ठीक है, मटेरियल को कैरी कर रहा है। और क्या कर रहा है, ये मिक्सर से बता मतलब कि बचा रहा है, कुछ भी अगर रूफ फॉल वगैरह होता है तो ये पूरा ही तरीके से कवर्ड है, ठीक है। तो मिक्सिंग वगैरह कुछ नहीं होगा मिनरल के साथ कुछ भी, तो क्वालिटी कंट्रोल रहेगा, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल रहेगा। प्लस अच्छा तरीके से कन्वेयर ऑगर कन्वेयर के माध्यम से पुश बीम हमारा मटेरियल को अच्छी तरीके से ट्रांसफर भी कर पाएगा, ठीक है। तो बात एक और आएगा यहाँ से कि सर ये जो पुश बीम्स होता है ये किसके माध्यम से अंदर जाता है, ठीक है, कौन इसको अंदर माइंस के अंदर ये जो इतना भारी भरकम जो ये चीज है, इसको कौन अंदर भेजेगा, तो ये हाइड्रोलिक के तरह मतलब के थ्रू पुश किया जाता है इसको, ठीक है। हाइड्रोलिक फोर्स के थ्रू इसको पुश किया जाता है और ये माइंस के अंदर पुश होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आएगा दिमाग में कि सर ये हाइवल हाइवल माइनिंग कितना ग्रेडियंट पर काम करता है, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं आपको ग्रेडियंट का। तो हाइवल माइनिंग कितना ग्रेडियंट पर काम करता है, ठीक है। तो जैसा कि पुश बीम से जा रहा है, ठीक है, पुश बीम अंदर में जा रहा है, तो ये तो फ्लेक्सिबल है नहीं, ठीक है। तो इसको हम 1/10 तक ही काम कर पाते हैं। जो सीम का जो हमारा ग्रेडियंट है 1/10 है, मतलब 1/10 है, वहां तक ही हम काम कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि नियर अबाउट ये फ्लैट 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 ही अंदर की तरफ जाएगा सीम में, ठीक है। तो अगर ज्यादा अनड्यूलेटिंग रहेगा, ज्यादा अगर स्टीपर रहेगा सीम, तो फिर ये सीम मान लीजिएगा इस तरीके का रहेगा, ठीक है। ये तो सीधा सीधी जाएगा, ऐसा ऐसे जाएगा, सीधा सीधी जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, स्ट्रेट में जाएगा, ठीक है। पुश बीम जो रहेगा वो तो स्ट्रेट स्ट्रेट ही है, इसको हम इस तरीके से भेजें ये ऐसे ऐसा ही जाएगा। थोड़ा बहुत ये फ्लेक्सिबिलिटी 1 से 2 डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी अपना करेगा, ठीक। लेकिन यह 1/10 से अगर ज्यादा ग्रेडियंट में है तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी तो पुश बीम में आएगा नहीं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन ग्रेडियंट लेस देन 1/10, दैट इज 1/11, 1/12, ठीक है। नॉट विथ मोर देन 1/10, दैट इज 1/9, 1/8 एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हाइवल माइनर का आपने देख लिया, रिस्ट्रिक्शन भी देख लिया, लिमिटेशन देख लिया, और पुश बीम के अंदर में जो कन्वेयर था, ठीक है, ऑगर कन्वेयर, उसके उसे भी आपने आपने अच्छी तरीके से देख लिया। ये देखिए और भी अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, ये आपको पुश बीम के अंदर में दो कन्वेयर दिख रहा है, ऑगर कन्वेयर है दोनों, ठीक है। ये और ये दोनों ऑगर कन्वेयर है, ठीक है। दोनों ही आपको आपको दिख रहा है, इसी के माध्यम से क्या होता है, कोयला इजेक्ट आउट होता है। उसके बाद इजेक्टेड आउट जो कोयला रहता है उसको पेलोडर के माध्यम से डंपर पर लोड करके भेज दिया जाता है, या फिर कन्वेयर के माध्यम से, जो हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में। ये क्या कर रहा है यहाँ, ये पुश बीम जो दूर में रखा हुआ पुश बीम वो मशीन के पास ला रहा है ताकि इसको माइंस के अंदर पुश किया जा सके, ठीक है। ये जो पेलोडर है, पेलोडर जैसा एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि पुश बीम्स को पकड़ के लेके आ रहा है यहाँ पे और ये माइंस के अंदर पुश होने के लिए यहाँ पर रख दे रहा है, ठीक है। कि जैसे जैसे एडवांसमेंट होते जाएगा पुश बीम का, उसी तरह जाके उसको इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये रीलिंग केबल का, उसको हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है। सबको फिगर एक बार देख लेते हैं अच्छी तरीके से, खत्म हो गया यहाँ, ठीक है। फिगर सबको अच्छी तरीके से देख लेंगे, आ गया वेब पिलर, ठीक है। ये यहाँ पे क्या दिखाया गया है ये हाइवर माइनर से काम हो रहा था, ठीक है। ये ऑगर माइनिंग से काम नहीं हो रहा था, ऑगर माइनिंग से काम होता तो कैसा होता, गोल गोल सा बना हुआ रहता, ठीक है। वो फोटो होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे,
ठीक है, तो ये हमारा किससे है, ये एक रेक्टेंगुलर अगर है तो ये हाई वाला माइनर से काम हुआ है। ठीक है, तो वेब पिलर जो बीच बीच में जो इसको हम छोड़ रहे हैं इसको वेब पिलर बोल रहे हैं। ठीक है, और देख रहे हैं कि जैसा ही आपको हम बताए थे कि HW300 है। ठीक है, HW300 है, मतलब ये 300 मीटर अंदर माइंस के अंदर जाएगा, उसके बाद इसको चेंज करना पड़ेगा। ये मशीन यहाँ पर लगा हुआ था, पुश बीम यहाँ से पुश कर रहा था, तो अब मशीन थोड़ा सा साइड होगा, पैरेलल साइड होगा, यहाँ से पुश करना शुरू करेगा। ठीक है, फर्स्ट ये शुरू किया है यहाँ से, ऊपर से शुरू किया, फिर ये नीचे की तरफ आया है और इस तरह करके नीचे नीचे जाते ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 300 तक ही ये अंदर में जाएगा, उसके बाद फिर अपना ये पाथ बदल देगा। और हाँ, बैरियर पिलर था, ये बैरियर बैरियर पिलर भी छोड़ कर रखे अकॉर्डिंगली। ये साइंटिफिक स्टडी होती है। ठीक है, ये हम लोग डिसाइड किस पर करते हैं, साइंटिफिक स्टडी पर डिसाइड होता है ये सब, कि कितना इसका पिलर का स्ट्रेंथ कितना है। जिस तरीके से हम लोग RQD वगैरह RMR वगैरह देखते हैं कितना कितना दूर में हम लोग सपोर्ट लगाते हैं, उस हिसाब से साइंटिफिक स्टडी किया जाता है, क्या स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से इसका बैरियर पिलर और वेब पिलर का डिजाइन रखा जाता है। ये हमारा कटर हेड है। ठीक है, कटर हेड है जो कि ऊपर और नीचे कटिंग करता है। ठीक है, ऊपर और नीचे फैशन में कटिंग करेगा, ऐसा ऊपर और नीचे करके कटिंग करते जाएगा। और यहाँ पर इसका, ठीक है, यहाँ गैदरिंग आर्म रहेगा इसका, जो कि कोयला जो गिरेगा उसको गैदर करते जाएगा। ठीक है, तो ये कटर हेड भी आपने अच्छे तरीके से देखा, इसको फ्रंट में लगा रहता है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग सीम हाइट के लिए अलग अलग तरीके की आती है। ठीक है, एंकरिंग थोड़ा सा देखेंगे हम, यहाँ पे एंकरिंग है, रील एंड चेन बच गया, नहीं बताया इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। रील एंड चेन एंकरिंग बचा हुआ। ये पुश बीम है, देखिए पुश बीम किस तरीके से पुश हो रही है। ठीक है, बैकबोन ऑफ हाईवल माइनिंग। ठीक है, बैकबोन ऑफ हाईवल माइनिंग। ठीक है, इसको हाइड्रोलिक से पुश किया जा रहा है अंदर। कनेक्शन भी देख रहे हैं इसका, यहाँ पर क्या है कि ब्रेकेज है, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्प्लिटिंग है, यहाँ से इसको, यहाँ पर एक नट रहा है, यहाँ पर बोल्ट रहता है, यहाँ पर बोल्ट रहता है, इसको टाइट कर दिया, इसको सिंपली पुश कर दिया जाता है। ये देखिए हाइवल माइनर। ठीक है, ये किस तरीके से इंसर्ट कर रहा है, यहाँ ये बाहर में, ये मशीनरी सिर्फ बाहर में रहती है। ठीक है, ये जो जितना कंट्रोलिंग पावर होता है सब यहीं से होता है। ठीक है, ये कंट्रोलिंग पावर यूनिट है इसका। और ये जो है ये कैब कैब है यहाँ पर, जहाँ पर कैबिन है, जहाँ पर ऑपरेटर बैठेगा। ठीक है, ऑपरेटर यहाँ पर बैठेगा। और क्या क्या है इसमें, पुश बीम यहीं से इंसर्ट होता है। ठीक है, ये वाला पुश बीम का स्थान है, यहाँ से ही इंसर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ तक पहुँच गए, फिर नया पुश बीम लाके यहाँ से ठेल दिया जाएगा हाइड्रोलिक की मदद से। ठीक है, पुश कर दिया जाएगा हाइड्रोलिक की मदद से। और फिर ये देखिए यहाँ तक, एक ये यहाँ से ये यहाँ तक आया देखिए। ठीक है, ये यहाँ तक कोयला को कटिंग कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, इसका हेड है, कटर हेड है। ठीक है, ये वाला इसका कटर हेड है, कटिंग करते जा रहा है। तो अंदर में कोई नहीं जाता है, माइंस के अंदर में सब बाहर से ही काम होता है। ठीक है, और क्या क्या इक्विपमेंट है इस पर हम देखते हैं। केबिन हम देख लिए कहाँ पे है। ठीक है, पुश बीम कहाँ से होता है वो भी देख लिए, ये क्रॉलर माउंटेड है, ये भी हम देख लिए। ये क्या होता है, ये रील एंड केबल है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि रील एंड केबल, इसको इसमें क्या होता है कि जितना भी पाइपलाइन है, जैसे कि हाइड्रोलिक पाइपलाइन। ठीक है, हाइड्रोलिक पाइप जहाँ से जा रहा है, जो कि फोर्स दे रहा है। ठीक है, इसको, या फिर इलेक्ट्रिक पावर्ड लाइन है। ठीक है, या फिर वाटर लाइन है वहाँ पे स्प्रेइंग के लिए, ताकि डस्ट का जनरेशन ज्यादा कम से कम हो सके। ठीक है, तो वो सब जितना भी होता है वो क्या होता है कि वो वो प्लेट का अंदर में रहता है सारा, ताकि वो क्रश ना हो जाए। ठीक है, वो क्रश ना हो जाए, स्टार्टअप वगैरह फॉरवर्ड हो गया तो उसमें वो क्रश ना हो जाए, तो वो एक प्लेट के अंदर में रहता है। ठीक है, वो एक प्लेट के अंदर में रहता है, रोबस्ट प्लेट के अंदर में ही रहता है वो सब। तो वो इसमें वाइंडेड रहता है। ठीक है, वो इसमें वाइंडेड रहता है। उसके बाद ये जैसे जैसे आगे जाते जाएगा मशीन, ये अनवाइंड होते जाएगा और वहां तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसमें रील एंड केबल बोलते हैं इसको। ये जो अंदर में आपको दिख रहा है, ये रील एंड केबल के लिए। ठीक है, रील एंड केबल। और इसको सेफ्टी के लिए क्या होता है, इसका ऊपर केबल के ऊपर हम लोग प्लेटिंग कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट प्लेटिंग रहता है, ताकि कुछ भी अगर मटेरियल फॉल हो तो केबल को कोई नुकसान ना हो, या हाइड्रोलिक केबल है उसको भी कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देख लिया अच्छी तरीके से, ऑपरेटर केबिन के बारे में देखा। और यहाँ नहीं देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 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 स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए। यहाँ पे इस पे क्या है, ये जो आपको दिख रहा है, ये उसी तरह सरफेस सरफेस माइनर जैसा है, ताकि ये वो अपने मशीन को ऊपर और नीचे कर सकता है, हाइट अपना बढ़ा सकता है। ठीक है, केबिन वगैरह दिख ही रहा है इसमें आपको, रील केबल भी दिख रहा है आपको। ठीक है, पुश बीम के लिए ये वाला है। ठीक है, यहाँ से पुश बीम इंसर्टेड होता है। ट्विन क्रोलर माउंटेड है ये भी। ठीक है, तो रील एंड केबल के बारे में भी बता दिया गया आपको, उसके बारे में पढ़ेंगे भी। ठीक है, अभी सिर्फ देख लीजिए, हम तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे।
ये देखिए फ्रंट में क्या होता है, ये हमारा लगा हुआ होता है कटर हेड, ठीक है, कैनोपी है इसमें, सेफ्टी सेफ्टी डिवाइस है ताकि बोल्डर वगैरह गिरे नहीं इसके ऊपर, ठीक है, कैनोपी लगा हुआ है यहाँ पे। और हेड है ये ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर करके कटिंग करेगा। और ये गैदरिंग आर्म का मदद से, गैदरिंग आर्म यहाँ दिख नहीं रहा, गैदरिंग आर्म का मदद से इसे ये क्या करेगा, पुश बीम के अंदर में पुश करते जाएगा। तो ये वाला जो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आगे की तरफ एडवांस करता जाएगा। पुश बीम जो इसके पीछे है, ये देखिए पुश बीम है, यहाँ से इतना बड़ा पुश बीम होगा, फिर यहाँ से इतना बड़ा पुश बीम होगा, ये पुश होते रहेगा। यहाँ पर जैसे ही जगह खाली होगा फिर नया पुश बीम यहाँ लगा के इसको एडवांस करवाया जाएगा। ठीक ठीक है, ये व्हाट इज हाईवल माइनर, व्हाट इज हाईवल, ठीक है, हाईवल तो आप जानते हो ओपन कास्ट में किसको हाईवल बोलता है। और हाईवल माइनिंग, ठीक है, हाईवल माइनिंग क्या होता है, हाईवल माइनिंग इज अ रिमोट कंट्रोल्ड माइनिंग मेथड, ठीक है, रिमोट कंट्रोल माइनिंग मेथड है विच एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम द बेस ऑफ एन एक्सपोज्ड हाईवल, ठीक है, बेस से उसका हम कोयला निकालना शुरू करते हैं, ठीक है, वाया सीरीज ऑफ पैरेलल एंट्रीज, ठीक है, वाया सीरीज ऑफ पैरेलल एंट्रीज। तो ये आपका पैरेलल एंट्रीज है, एक एंट्री यहाँ पे बना ली है, एक एंट्री यहाँ बना ली है, एक एंट्री यहाँ बना ली है, ठीक है, वह पिलर छोड़ते छोड़ते। तो वाया वाया सीरीज ऑफ पैरेलल एंट्रीज ड्रिवन टू ए सिग्निफिकेंट डेप्थ विद द कोल होराइजन, ठीक है, विद इन द कोल होराइजन, ठीक है, कोल होराइजन के अंदर में बनाते हैं। तो ये कब हम लोग ये एप्लीकेबल कब होता है, ठीक है, ये एप्लीकेबल कब होता है, ये आपका एप्लीकेबल कब हो गया, जब हम लोग ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। और हमारा फिर क्या होता है कि जितना हम लोग मशीनरीज या फिर जितना भी हमारा कॉस्ट पड़ रहा है कोयला को निकालने में, मिनरल को निकालने में, ठीक है, अ, उतना ही हमें वहां से कोयला फिर मिल रहा है, ठीक ना, ठीक है, तो दोनों का कॉस्ट बराबर हो जाए, जितना हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, जो कॉस्ट हमको पड़ रहा है, कॉस्ट वन लेते हैं जो हमें कॉस्ट पड़ रहा है मिनरल को निकालने में, और कॉस्ट टू लेते हैं जो कॉस्ट हमें पड़ रहा है मिनरल निकल के हम जब से उसको हम बेचते हैं तब हमें जो प्रॉफिट होना चाहिए था। तो इसीलिए हम लोग काम करते हैं ताकि हम जो मिनरल निकाल रहे हैं वो एक प्रॉफिटेबल रेट से निकाल सकें, तो हमें वहां से प्रॉफिट हो, ठीक है। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम काम किस लिए करेंगे, ठीक है, जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो काम करने का कोई मकसद ही नहीं मतलब रह गया फिर, ठीक है। तो जब ये दोनों कॉस्ट बराबर हो जाएगा जिसके हम एक्सपेंडिचर करके मिनरल को निकाल रहे हैं और मिनरल को बेचने के बाद जो हमें पैसा मिल रहा है, जब ये दोनों कॉस्ट बराबर हो जाता है तो उस समय का जो स्ट्रिपिंग रेशियो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, ठीक है, ये आपको वर्किंग में बताई गई थी। तो जब ये कंडीशन अराइज हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि हाईवल माइनर को कंसिडर करते हैं, लेके आते हैं उसको, हाईवल हाईवल माइनर को कंसिडरेशन में लिया जाता है। और हाईवल माइनर का काम क्या होता है कि हाईवल माइनर विदाउट, ठीक है, विदाउट इसका ऊपर मिनरल को ऊपर ओबी को हटाए हुए क्या करता है, वो कोयला को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, विदाउट मिनरल ऊपर को ओबी को हटाए हुए वो कोयला को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एंट्रीज बना ले रहा है, ठीक है, अंडरग्राउंड टाइप से ये एंट्री बना ले रहा है विदाउट, ये हाईवल है, ठीक है, हाईवल को बिना हटाए हुए, हाईवल को ऊपर का हटाए हुए बिना ही ये अंदर में एंट्री बना बना के कटर हेड का सहायता से, पुश बीम का सहायता से क्या हो रहा है, ये अंदर का कोयला निकाल ले रहा है, ठीक है। अब इस तरीके के मेथड से अगर हम यूज करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, हमें ऊपर का इतना हेवी ओबी हटाना नहीं पड़ रहा, जब हमें हेवी ओबी हटाना नहीं पड़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मशीनाइजेशन से हम क्या कर रहे हैं, ये अपना मिनरल को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो को जो हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो जो हमारा है, तो हाईवल माइनर ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो के बाद भी हमारा प्रॉफिटेबल रेट से कोयला निकाल के दे रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ये कहाँ कहाँ यूज हम लोग कर लेते हैं इसको, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं जैसे माउंटेन टॉप हो गया, ठीक है, ये हमारा माउंटेन टॉप हो गया, माउंटेन टॉप के नीचे पता चला एक सीम है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके ट्रेंच बना लिया, ये यहाँ से कटिंग कर दिया, ठीक है, यहाँ पर उसी तरह का माउंटेन ही है, ऊपर का हाई लेवल का माउंटेन ही है, ठीक है, यहाँ से आके सिर्फ हम लोग ट्रेंच बना लिया, ट्रेंच ट्रेंच मतलब रास्ता बना लिया यहाँ पर, ठीक है। तो हाईवल माइनर हम कब हम लोग डिप्लॉय कर पाएंगे, जैसे सरफेस सरफेस में तो हम लोग हाईवल माइनर को डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सरफेस में डायरेक्टली सरफेस में तो हाईवल माइनर को डिप्लॉय नहीं कर सकते, हाईवल माइनर इसका नाम ही है हाईवॉल, ठीक है, तो हाईवल के नीचे ये काम करेगा, ठीक है, हाईवॉल के नीचे ये क्या है ना काम करेगा, तो इसको क्या चाहिए कि एक ट्रेंच कटिंग चाहिए। अगर जैसे हम लोग ओपन कास्ट माइंस में काम कर रहे हैं तो वहां तो ठीक है, जब हम लोग ओपन कास्ट माइंस में काम कर रहे हैं तो एक डेप्थ पाया कि उसके बाद हम कोयला को एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर पाएंगे, तो वहां तो हमारा बना हुआ है, वहां तो हाईवल हमारा ऑलरेडी फॉर्म्ड है, ठीक है, वहां तो हमारा हाईवल ऑलरेडी फॉर्म्ड है, वहां हमें क्या करना है डायरेक्टली अपना मेथड अप्लाई करना है, और इस तरीके का पुश बीम बना बना के इस तरह का वेब वेब पिलर को छोड़ते छोड़ते हमको उसमें इंसर्ट कर देना है,
ठीक है, पुश बीम्स को इंसर्ट करके कोयला निकाल लेना। ठीक है, तो वहां तो हमारा बना हुआ ओपन कास्ट माइंस। अगर मान लीजिए कि कोई सरफेस ऊपर में माउंटेन्स है, ठीक है, और उसको हटाएंगे तो हमारा कॉस्ट मतलब कि इम्पैक्टिव उतना अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएंगे कॉस्ट से हम। तो हम क्या किए, सिंपल से एक जगह जैसे कि सरफेस में थे तो वहां से हम क्या किए, इसको हम क्या किए, यहाँ से ट्रेंच कटिंग कर लिए। यहाँ से ट्रेंच कटिंग करके समझिए नाला जैसा बना लिया, ठीक है, बड़ा सा नाला जैसा हम बना के, और क्या किए कि हम यहाँ पर हाइवल माइनर को लेके आए। जब यहाँ अब यहाँ पर क्या था कि पूरा ही फ्लैट सरफेस था, तो बीच से हम काट दिए। ठीक है, फ्लैट था तो बीच से हम काट दिए। बीच से काटने के बाद हम हाईवॉल को डिप्लॉय किए। ठीक है, जैसे ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है, और क्या हम किए यहाँ पर, ये तो सरफेस है, यहाँ से तो हमको कोयला दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ से क्या किए कि बीच से यहाँ से एक ट्रेंच टाइप से बना लिए, जिसमें कि सरफेस हाईवल माइनर हमारा आ सके। और यहाँ से तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब हम ट्रेंच बना लिए तो यहाँ का डिप्रेशन हमारा कितना था स्टार्टिंग में, ये सरफेस है तो ये 0 मीटर दिख नहीं रहा। ठीक है, ये हमारा 0 मीटर, एक सेकंड, हाँ ये दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा 0 मीटर, ये वाला भी क्या हो गया 0 मीटर। लेकिन जहां पर ट्रेंच को बनाया है उसका क्या हो गया डेप्थ, मान लीजिए यहाँ ट्रेंच हम बना लिए 20 मीटर का, ठीक है, 20 मीटर डेप्थ का, तो -20 मीटर। ये जो ट्रेंच हो गया ये हमारा -20 मीटर हो गया, समझ में आ रहा होगा आप कंटूरिंग से। ठीक है, ये हमारा 0 मीटर है क्योंकि सरफेस पे है, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस हम क्या किए, यहाँ पर ट्रेंच बना लिए जो कि 20 मीटर नीचे कोयला का सीम था, तो वहां हम बना लिए। ठीक है, अब क्या होगा, अभी अब इसी इसी ट्रेंच का माध्यम से यहाँ हम हाईवल माइनर को लेके आए, यहाँ से काम शुरू कर दिया अपना। ठीक है, तो ट्रेंच हमको बनाना पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आपको कंटूरिंग से दिखा भी दिया गया कि सरफेस का जो हमारा लेवल है वो कितना है, 0 मीटर पे, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस जो हम ट्रेंच बनाए हैं, जो कटिंग कर दिए नीचे में, वो -20 मीटर है। किस लिए कट किए, ताकि हम हाइवल माइनर को वहां यूज कर सके। ठीक है, तो हाइवल तो जो उसका नाम है हाइवल माइनर, तो वो आपको समझ में आ रहा है हाइवल माइनर क्यों है, क्योंकि वो सरफेस कट किसको किसको वो करेगा, उसको तो मिनरल के लिए बनाया गया, उसको ओबी के लिए थोड़ी ना बनाया गया। ठीक है, मिनरल के अंदर वो अपना पुश बीम को इंसर्ट करेगा और वहां से कोयला निकालेगा बाय ऑगर कन्वेयर की मदद से। ठीक है, जो पुश बीम के अंदर में इंसर्टेड है। तो यहाँ पर हम क्या किए, ये हमारा सरफेस था, बीच से हमने क्या किया, यहाँ पर कटिंग कर दिया। ठीक है, एक्सप्लोरेशन के बाद हमें पता चला था कि यहाँ पर मतलब कि कोयला है, तो हम क्या किए, मशीन को डायरेक्टली लेके आए यहाँ पर, ट्रेंच कटिंग किए। 20 मीटर का नीचे में कोयला था तो 20 मीटर का ट्रेंच कटिंग कर लिया, हाईवल माइनर को लेके आए, और उसके बाद हम इसको डिप्लॉय कर दिया। फिर कोयला निकलना हमारा शुरू हो गया, कन्वेयर बेल्ट का माध्यम से हम उसको इजेक्ट आउट करने लगे, या फिर वहां पर डंपर का माध्यम से इजेक्ट आउट उसको करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हाईवल माइनर, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हाईवल माइनर कहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया कि जहां पर BESR रिच कर जाएगा, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो आ जाएगा वहां पर। ठीक है, या फिर हिल्स आ गया, ठीक है, वहां पर, या फिर माउंटेन्स आ गया जहां पर हम अच्छा तरीके से निकाल नहीं सकते, ऊपर में बहुत सारा ओबी है, ठीक है, हार्ड ओबी है, वहां निकाल नहीं सकते, तो हम इसको डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, और ट्रेंच ट्रेंच माइनिंग कर करके, ठीक है, ट्रेंच ट्रेंच माइनिंग बोल रहा है, ट्रेंच बना बना के इसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर देंगे हाइवल माइनर को डिप्लॉय कर करके। ठीक है, तो अंडर द माउंटेन टॉप्स में आपको समझ में आ गया कैसे होगा। अब हमारा स्ट्रिप लिमिट के बारे में बताया गया कि यहाँ हमारा स्ट्रिप लिमिट रीच कर गया था। ठीक है, ये हमारा BESR आ गया था। ठीक है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो आ गया, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर हम जा रहे हैं तो हमारा कोयला मतलब कि ओबी हमारा बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पे इतना था, अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये हमारा ओबी बढ़ते ही जा रहा है। तो हम जब यहीं ने रीच आउट, मतलब यहीं पर हमारा जब BESR हो गया, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो रीच हो गया, कोरिबल लिमिट हमारा आ गया यहीं पे, तो हम आगे हम क्या जाएंगे। ठीक है, आगे तो हमारा लॉस ही होना है, तो हम यहाँ से रुक गए और यहाँ से हाइवल माइनर को डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये जनरल आपका ओपन कास्ट कंडीशन हो गया कि अगर हम एक स्ट्रिपिंग रेशियो, जहां तक हमारा 1:4 का स्ट्रिपिंग रेशियो ही है हमारा पॉसिबल, अब हम वहां पर अगर हम 1:4 हम लोग कर दिए, उसके बाद 1:5 जैसे आया तो हम लोग स्टॉप कर देंगे काम को, क्योंकि हमारा फिर ओबी हमको इतना उठाना पड़ जाएगा कि हमको मिनरल मिनरल बेच के भी फायदा नहीं हो, तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या हम लोग करते हैं, हाइवल माइनर को डिप्लॉय कर देते हैं, ताकि हाइवल माइनर को ओबी को हटाने की जरूरत नहीं, वो आराम से वहां पर कटिंग कर करके, ऑगर ऑगर माइनिंग बोल रहे हैं, ऑगर बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से, ठीक है, कटिंग हेड ऊपर में लगा हुआ रहेगा, कट कर करके सिर्फ वो मिनरल को निकालेगा। देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ मिनरल को निकाल रहा है, ओबी को छोड़ दे रहा है। ठीक है, मिनरल को निकाल रहा है, इसको बोलते हैं हाइवल माइनिंग। ये हाइवल को छोड़ देता है और नीचे से कोयला निकाल लेता है। ठीक है, तो हाइवल माइनिंग का डिफिनेशन वगैरह भी पढ़ लें, एप्लीकेबिलिटी कंडीशन देखिए क्या क्या है यहाँ। कोल ब्लॉक्ड, ठीक है, कोल ब्लॉक्ड इन हाई वाल ड्यू टू अनइकोनॉमिक स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक है, स्ट्रिपिंग रेशियो के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया, स्ट्रिपिंग रेशियो अनइकोनॉमिक है, तो उसको भी हम लोग हाई वाल से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोल ब्लॉक्ड इन बाउंड्रीज ऑफ ओपन कास्ट। अब जैसा कि बोला गया है कि जो हमारा बाउंड्री रहेगा, ठीक है, ओपन कास्ट का बाउंड्री है, यहाँ माइन ए है, ठीक है, यहाँ माइन बी है।
ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री का कितना मीटर है, 15 मीटर, 7.5 मीटर ये छोड़ेगा, ठीक है। साढ़े ये हमारा स्टेचुटरी प्रोविजन है, क्या है कि 7.5 मीटर ये छोड़ेगा माइंस का, और 7.5 मीटर ये छोड़ेगा, ठीक है। सरफेस से 7.5 मीटर ये छोड़ देगा, 7.5 मीटर ये छोड़ देगा बाउंड्री से, ठीक है। तो बाउंड्री में जो कोयला ब्लॉक्ड है, तो उसको हाइवल माइनर निकाल लेगा आराम से, ठीक है। उसको तो तकलीफ नहीं है, बाउंड्री छोड़ दी है, बाउंड्री से हम वहां कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाला कोयला हम निकाल लिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये वाला चीज भी। हमने प्रोविजन में तो हमने पढ़ा था, ओपन कास्ट का प्रोविजन में पढ़ा था कि जो बाउंड्री से 7.5 मीटर एक माइंस छोड़ेगा, दूसरा माइंस से 7.5 मीटर छोड़ेगा, ठीक है। कुल मिला के 15 मीटर का वहां पर गैपिंग रहेगा, ठीक है, बाउंड्रीज का बीच में। तो अगर बाउंड्रीज का बीच में जो कोयला छूटा हुआ है, तो 7.5 मीटर जो इधर से छूटा हुआ है, तो वो हाइवल माइनर लगा के 7.5 मीटर पर निकाल लेगा नीचे से, ऊपर का सर्फेस तो छोड़ दिया, कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो कोल ब्लॉक्ड इन बाउंड्रीज ऑफ ओपन कास्ट, उसको भी एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हाइवल माइनर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कोल इन थिन सीम फॉर विच नो कन्वेंशनल माइनिंग मेथड इज अवेलेबल और इकोनॉमिकली वायबल। तो आप देख रहे हैं कि ये थिन सीम माइनिंग भी कर सकता है, ठीक है। कटर हेड को छोटा लगाएगा, कटर हेड 3 साइज में आता है, छोटा साइज के लिए आता है, स्मॉल साइज थिन सिम के लिए आता है, मॉडरेट थिन सिम के लिए आता है, और थिक सिम के लिए आता है। तो हम लोग थिन सिम का लगा के थिन सिम माइनिंग करके वहां से आराम से कोयला एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, हाइवर माइनर की मदद से। कोल सिम अवेलेबल इन हिल और फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहता है कि हाँ फॉरेस्ट एरिया आ गया तो वो ग्रीन ग्रीन जोन में आता है, तो ग्रीन जोन में आता है तो हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट एरिया को कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कटिंग करेंगे। तो हम ट्रेंच बना लिए, फिर उसी तरह का हाइवर माइनर को डिप्लॉय किया, कोयला निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। कोल सिम अवेलेबल इन हिल्स वाला भी आप देख लिए कि हिल्स का नीचे तो आराम से कर लेंगे ट्रेंच बना के, फॉरेस्ट का नीचे भी आराम से ट्रेंच बना के काम कर लेंगे। नेक्स्ट क्या बोला, सुटेबल फॉर कॉल ब्लॉक बिलो द रोड्स परमानेंट सरफेस स्ट्रक्चर विलेजेस, ठीक है। तो किसी के नीचे भी अगर ब्लॉक्ड है कोल, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ट्रेंच बनाएंगे, जहां भी है ट्रेंच बनाएंगे, वहां पर हम हाईवाल को लेके आएंगे और अपना काम करेंगे, ठीक है। तो जितने भी कंसेप्ट है इसके रिगार्डिंग आपके क्लियर आउट हो रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट में आपको पिक्चर्स वगैरह सब कुछ दिखा दिया था, तो चलिए सही है। द पुश बीम सिस्टम कैन पेनिट्रेट नियरली 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर जा सकता है, किसके लिए था, HW300 के लिए था, ठीक है। अभी जो हम लोग देखें HW300 उसी के लिए 300 मीटर तक वो जा सकता है, ठीक है। अगर कैटेगरी निकालते या फिर कोई दूसरा मशीनरी ऐसा होता है जो कि HW500 निकालता, तो 500 मीटर तक जाएगा वो, ठीक है। पुश बीम उसका 500 मीटर तक पेनिट्रेट करेगा, किसी का अगर 250 रहेगा तो 250 मीटर तक जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंडेबल रहेगा मशीन का कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, हाइवल माइनिंग सिस्टम यूज ऑगर इनक्लोज इनसाइड, ऑगर का मतलब आप लोग समझ गए, ठीक है। ऑगर जो स्क्रू स्क्रू टाइप का जो कन्वेयर था, ठीक है, इनक्लोज करता है इनसाइड द पुश बीम के अंदर में रहता है, ठीक है। दैट प्रिवेंट्स द माइंड कोल फ्रॉम बीइंग कंटामिनेटेड, जैसा कि बताया गया था कि कंटामिनेट ना हो, ठीक है, क्वालिटी हमारा कंट्रोल रहे बाय रॉक डेब्रिस ड्यूरिंग द कन्वेयंस प्रोसेस के समय हमारा कंटामिनेट ना हो हमारा कोल विथ रॉक डेब्रिस, तो उसके लिए हमारा क्वालिटी कंट्रोल अच्छा से रहे, तो हम लोग उसको कवर करके रखते हैं, ठीक है। ऑगर माइनिंग में ऐसा कोई भी कवरिंग नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग अ वीडियो इमेजिंग, अब बात ये आता है कि जैसे कि हमारा कोल का सीम है, ठीक है, कोल का सीम अभी आपको बताएगी कि ये मान लीजिए 1/10 जा रहा है, ठीक है, 1/10 इतना इतना से करके जा रहा है, तो 1/10 का ग्रेडियंट में है। अब जो कटर हेड रहेगा, वो कटिंग करते करते क्या होगा कि वो तो सीधा सीधी कटिंग करेगा, ठीक है। तो उसको पता कैसे चलेगा हाँ 1/10 इस डायरेक्शन में जाना है, तो उसके लिए क्या होता है कि गामा रेज होता है, ठीक है, गामा रेज होता है जो कि ऑपरेट करता है, जो ऑपरेटर रहता है केबिन में वो ऑपरेट करते रहता है यूजिंग ए वीडियो इमेजिंग, ठीक है। वीडियो वहां पर उसका कैमरा वगैरह लगा रहता है, तो वहां पर दिखता भी है कि कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है हमें, ठीक है। तो यूजिंग ए वीडियो इमेजिंग, ठीक है, अंदर का वीडियो उसको दिखेगा वहां पर, एंड ए गामा रे सेंसर और अदर जियो रेडियर सिस्टम लाइक कोल रॉक इंटरफेस, ठीक है, कोल का कहाँ पे इंटरफेस है, रॉक का कहाँ पे इंटरफेस है, तो उस हिसाब से डिटेक्ट करता है सेंसर गामा रेस का मदद से, और ऑपरेटर कैन सी अहेड प्रोजेक्शन ऑफ द सीम रॉक इंटरफेस एंड गाइड द कंटिन्यूस वन, ठीक है। तो ऑपरेटर जो केबिन में रहेगा वो अच्छी तरीके से अपने स्क्रीन के ऊपर देख पाता है इन सब चीजों को, गामा रेस का मदद से उसको जज भी कर पाता है हाँ ये कोयला है या रॉक है, ठीक है। फ्लोर में अब ऐसा ना हो कि ज्यादा नीचे अगर उसका ब्लेड को कर देंगे तो फ्लोर का पत्थर को काटना शुरू कर दे, या फिर अगर ज्यादा ऊपर कर देंगे तो रूफ का पत्थर को काटना शुरू करे, तो रूफ और फ्लोर का पत्थर ना काटे, वो कोयला ही काटे, इसके लिए क्या होता है गामा रेज लगाया जाता है वहां पे, ठीक है, जो कि रॉक और कोल का इंटरफेस को जज करता है और सिर्फ कोयला को ही निकाल के लाता है, ठीक है। तो ये वाला भी चीज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये आपका देखिए कैसा होता है, देखिए थोड़ा सा अंडुलेटिंग पाथ भी है, तो वहां भी ये आराम से ये 1/10 में है, तो ये देखिए यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि पाथ थोड़ा सा अंडुलेटिंग है, फिर भी ये आराम से कट कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पुश बीम है,
कनेक्टेड है, ये यहाँ एक पुश बीम, यहाँ एक, यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ऐसा करके 300 मीटर तक जाएगा। ठीक है, ये कटिंग हेड है आपका। कटिंग हेड लगा हुआ, कटिंग हेड आपको कटिंग करते जाएगा। ठीक, ये देखिए पूरा लंबा है। ठीक है, पुश बीम से कनेक्टेड है। पुश बीम का कंसेप्ट हमने अच्छी तरीके से देख लिया। ठीक है, ये देखिए ये पुश बीम अंदर में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने जैसा कि पढ़ा था, वे पिलर है। ठीक है, ये सब जितना भी छूटा हुआ, ये वाला, ये सारे वे पिलर, और ये वाला कौन सा पिलर, ये बैरियर पिलर। ठीक है, हम लोग इसलिए हमको छोड़ते हैं ताकि अ, हमारा फॉल ना हो जाए। ठीक है, हाई वाल वर्टिकल खड़ा है वहाँ पे, वो हमारा फॉल ना हो जाए, मशीनरीज वगैरह हमारा दब ना जाए, इसलिए हम लोग सपोर्ट के लिए छोड़ के रखते हैं वेब पिलर को और बैरियर पिलर को। ठीक है, तो पुश बीम का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ रहा है, वेब पिलर बैरियर पिलर भी समझ में आ रहा है। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं वेब पिलर और बैरियर पिलर, उसको फोटो खींचना खींचे, क्योंकि जो प्रीवियस फोटो था वो सही नहीं था। वेब पिलर, ठीक है, ये वेब पिलर हो गया, ये वाला जो है ये हमारा बैरियर पिलर। बैरियर पिलर जिसको स्क्रीन शॉट लेना है वो ले लो। ठीक है, ये वाला जो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वेब पिलर, ये वो है बैरियर पिलर, ये है हमारा वेब। ठीक है, तो वेब पिलर और बैरियर पिलर का कंसेप्ट हमने सामने समझ लिया, क्यों उसको दिया जाता है ये भी समझ लिए, और पुश बीम्स यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है। ऑपरेटर का केबिन है यहाँ पर। ठीक है, ये ऑपरेटर का केबिन है। लिमिटेशन बताया गया ना आपको कि 1/10 से ज़्यादा ग्रेडियंट अगर रहेगा, जैसे 1/9 है, 1/8 है, तो ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, 1/10 तक इसका लिमिटेशन है। और इसका जो कटिंग कोल का जो साइज रहेगा वो लेस देन 20 मिलीमीटर। ठीक है, डेट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो ये सब सारा चीज देख लिए थे। हमने नहीं देखा था एंकरिंग के बारे में। ठीक है, रील एंड चेन के बारे में क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं यहाँ। ठीक है, रील एंड चेन में क्या लिखा है, स्टील आर्मर्ड होस चेन। ठीक है, स्टील आर्मर्ड, ये जो आपको दिख रहा है स्टील आर्मर्ड होस चेन है। स्टोर्स एंड प्रोटेक्ट ऑल इलेक्ट्रिक पावर केबल। ठीक है, सारा इलेक्ट्रिक पावर केबल को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक एंड कूलेंट लाइंस एंड दी कंट्रोल केबल टू दी कटर मॉड्यूल। ठीक है, कटर हेड जो उसका है, द होल्स चेन इज ऑटोमेटिकली अनरोल एंड रिट्रैक्टेबल। वो ऑटोमेटिकली अनरोल भी होता है, ये जो होता है, ये जिस तरह इसको पुश करते जा रहे हैं पुश बीम को, तो ये निकलता जाएगा, अनरोल होता जाएगा, अनरोल होगा। और जब इसको हम खींचेंगे, पुल करेंगे, जब काम हो जाता है तो हम पुल करते हैं, तो ये हमारा रिट्रैक्ट भी रहता है, मतलब अपने आप से समेटना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोटेक्ट किसको करता है, जो हमारा केबल मतलब कि जो हमारा लाइन सब हो गया, क्या बोलता है, हाइड्रोलिक केबल्स हो गया, इलेक्ट्रिक केबल्स हो गया, तो उन सबको इसी तरह बिछा कर छोड़ने देते हैं। उसका ऊपर ये सब क्या होता है, आर्मर्ड, जो यहाँ लिखा हुआ है आर्मर्ड होस्ट चेन है, इसका ऊपर आता है केबल है। ठीक है, केबल के ऊपर आर्मर्ड होस्ट चेन रहेगा। ये आर्मर्ड होस्ट चेन इसका ऊपर में रहेगा, अच्छी तरीके से रोबस्ट रोबस्ट नेचर का रहेगा इसका ऊपर में। और अंदर में क्या रहेगा, अंदर में हमारा हाइड्रोलिक केबल वगैरह जो है वो अंदर में रहेगा, वही यहाँ पे रोल रहता है। ये यहाँ से भी दिख रहा है, ऑपरेटर केबिन, सप्लाई केबल ड्रम। ठीक है, कन्वेयर सेगमेंट, कन्वेयरिंग का सेगमेंट है, दैट इज पुश बीम्स, माइनिंग मशीन। ठीक, रील एंड चेन में यहाँ क्या लिख दिया, रील एंड चेन में लिखा है, ठीक है, रील एंड चेन में यहाँ लिखा हुआ पावर चेन फॉर कटर मॉड्यूल। ठीक है, पावर जो मिलता है वो केबल से मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल केबल से। तो इलेक्ट्रिकल केबल को रील एंड चेन के माध्यम से, ये देखिए कैसा प्लेटिंग है, ये प्लेटिंग के अंदर में हमारा पावर केबल्स वगैरह, हाइड्रोलिक केबल्स वगैरह रहता है, जो कि अनरोल होते जाता है जब वो कटिंग करते रहता है और एडवांस करते रहता है हमारा कटर हेड। तो हाइड्रोलिक लाइंस को बचाता है, कूलिंग वाटर लाइंस को बचाता है, मीथेन सेंसर केबल, कंट्रोल केबल्स। ठीक है, hoses cabling protected by steel plating and auto unwinds rough on push beams। ठीक है, 300 मीटर का यहाँ लेंथ दिया है यहाँ पे। एंकरिंग समझिए क्या होता है। ठीक है, एंकरिंग, ये देखिए ये कंसेप्ट छूट गया है, इसको देख लेते हैं। टू स्टेबलाइज द मशीन। ठीक है,
टू स्टेबिलाइज द मशीन। मशीन जैसे हाइवल मैनर खड़ा है, ठीक है, हाइवल मैनर खड़ा है, तो पुश बीम को क्या होगा कि हाइड्रोलिक एक्शन से हम उसको पुश करेंगे। तो जब हाइड्रोलिक एक्शन से हम पुश बीम को पुश कर रहे होंगे तो उस समय क्या होगा कि मशीन पर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो मशीन को स्टेबलाइज नहीं रहेगा तो वो भी खींचा जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोलिक फोर्स से हम पुश बीम को पुश करेंगे वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो मशीन को स्टेबलाइज रखे तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मशीन को यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑगर टाइप से रॉड है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ऑगर टाइप से रॉड है, इसे क्या करते हैं हम लोग ड्रिलिंग कर लेते हैं, ठीक है, इसे हम लोग ड्रिलिंग कर लेते हैं, 8 से 10 फुट का ड्रिलिंग कर लेते हैं इसको। ड्रिलिंग करने के बाद क्या होता है, ये जो पिन टाइप से, इसको पिन बोलते हैं, ठीक है, पिन पिन इसको बोलते हैं। पिन को क्या करते हैं नीचे में इंसर्ट कर देते हैं दोनों साइड, ठीक है, ये लेफ्ट एज वेल एज ऑन द राइट साइड ऑफ द मशीन, ठीक है, लेफ्ट एज वेल एज ऑन द राइट साइड ऑफ द मशीन में सेम काम होता है। ड्रिलिंग करते हैं हम लोग, ओवर टाइप से ड्रिलिंग रॉड है यहाँ पर, ठीक है, ये आराम से ड्रिलिंग कर लेता है, सेल्फ इसी में कंटेंट रहता है, ठीक है, बाहर से कहीं से नहीं लेकर, इसी में कंटेंट रहता है, वो ड्रिलिंग कर लेता है जहां भी इसको हमको लेके जाना है। तो मशीन को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये जो ऑगरिंग टाइप से ड्रिल रॉड है वो क्या करता है कि ड्रिल कर लेता है, ठीक है, ड्रिल करता है, तो ये सारा ही देख रहे हैं कि अंदर से जैसे ही ड्रिल कर देता है सारा चीज को बाहर निकाल देता है, तो आराम से ये 8 से 10 मीटर तक ड्रिल कर लेता है। ड्रिल करने के बाद क्या होता है, हम पिन इसमें इंसर्ट कर देते हैं, ये जो पिन आपको दिख रहा है, पिन हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसको ग्राउंड कर देंगे, तो क्या होगा कि हमारा फिर स्टेबिलिटी मिलेगा, हमारा जो मशीन है उसको स्टेबिलिटी मिलेगा, वो खिंचता नहीं है फिर, ठीक है। तो दोनों साइड में लेफ्ट और एज वेल एज ऑन दी राइट साइड में, दोनों साइड में मिलेगा। फिर जब यहाँ से जाने लगेगा तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे। तो मशीन का स्टेबिलिटी के लिए क्या था, एंकरिंग था, ठीक है, मशीन का स्टेबिलिटी के लिए एंकरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो एंकरिंग के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ देख लेते हैं। मैक्सिमम स्टेबिलाईजेशन, ठीक है, टू ड्रिल टू ड्रिल्स माउंटेड ऑन द फ्रंट, ठीक है, एक सेकंड, टू ड्रिल्स माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द मशीन, ठीक है, दो ड्रिल माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द मशीन आर यूज टू ड्रिल इनटू द पीट फ्लोर। पीट फ्लोर का नीचे में हम लोग ड्रिल कर लेते हैं अप टू 2.4 मीटर, जैसे कि 8 फीट, ठीक है। ये जो मशीन है ये HW300 का ही फीचर है, सारा ये कैटेगरी निकाला हुआ है। HW300 का है कि 8 फीट तक वो ड्रिल कर लेता है, 2.4 मीटर तक। हाई स्ट्रेंथ पिन्स आर देन इंसर्टेड, हाई स्ट्रेंथ पिन को फिर हम लोग इंसर्ट कर देते हैं थ्रू द बेस फ्रेम इनटू द पीट फ्लोर टू हेल्प स्टेबलाइज द मशीन एंड टू मेंटेन इट्स एक्यूरेट पोजीशन। जहां एक्यूरेट पोजीशन है उसको मेंटेन करता है, इवन अंडर टफ पुशिंग एंड पुलिंग कंडीशन। टफ पुशिंग एंड पुलिंग, पुशिंग और पुलिंग किसका काम करता है, मतलब पुशिंग और पुलिंग कौन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर पुश बीम को पुश और पुल किया जा रहा है। जब काम करना है तो पुश बीम को पुश करेंगे, जब काम हो गया तो पुश बीम को पुल करके निकाल लेते हैं। तो पुशिंग और पुलिंग ऑफ पुश बीम का समय हाइड्रोलिक एक्शन से उसको पुश किया जाता है, ठीक है। तो वो उसका वजह से हमारा जो मशीन है वो स्टेबिलिटी मेंटेन रहे उसका, इसलिए हम लोग एंकरिंग कर लेते हैं, ठीक है। एंकरिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया, ठीक है। एंकरिंग यहाँ भी वो आपने एंकरिंग के बारे में समझ लिया, स्टेबलाइज करना है मशीन को तो हम लोग एंकरिंग कर लेते हैं। एंकरिंग आपने समझ लिया, रील के बारे में समझ लिया, ठीक है। ये चेन कन्वेयर है, यहाँ चेन कन्वेयर की मदद से यहाँ पे ठीक है, जो लिखे हैं उसको भी पढ़ लेंगे, और बाकी इस साइड का तो सारा ये वाला ये देखिए ट्रेंच कर, ठीक है, ये आपको ट्रेंच के बारे में बता रहे थे। दोनों साइड से हीप बना हुआ है, ठीक है, हाईवॉल था, दोनों साइड से हाईवॉल है, यहाँ भी हाईवॉल था, यहाँ भी हाईवॉल था, बीच से क्या किया, यहाँ ट्रेंच बना लिया, ठीक है। ये क्या है, ये वाला हमारा ट्रेंच है, ठीक है, रास्ता बना लिया यहाँ पर हम। ट्रेंच बनते ही क्या हुआ कि यहाँ से हाईवॉल को लेके आया, यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया इसको, ठीक है। तो आपको ट्रेंच का मतलब समझ में आ रहा होगा, ट्रेंच बना के हम लोग हाईवॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सारा कुछ ही हो गया, ठीक है। ये वाला देखिए, ये क्या था, प्रोटेक्टेड रोबस्ट रील एंड चेन हाउसिंग, ठीक है। ये रील एंड चेन हाउसिंग का मदद से जो हमारा हाइड्रोलिक पाइपलाइंस होता है वो सबको इसके अंदर में रखा रखा जाता है, ताकि उस पर कोई इफेक्ट ना हो। ये रोबस्ट टाइप से है, ठीक है। ये हमारा फिर रील हमारा क्या होता है कि रिट्रैक्ट हो जाता है वहां जाके, फिर वाइंड भी हो जाता है, रोल भी हो जाता है आराम से, ठीक है। तो सब कुछ ही हो गया। अब जो हम नोट से लिखे हैं आप लोग के लिए उसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं, ठीक है। तो हाइवर मैनर के बारे में पढ़ते हैं। हाँ हाँ, हर सवाल का जवाब है आपका, हमको आपको बोलते हैं ना, कुछ पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम हर चीज लेकर आते हैं, हमको पता है क्या है इसमें पूछना है नहीं पूछना, हर चीज आपको अभी सब सब आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं इसको। तो हाइवर मैनर के बारे में जो आपको नोट्स आज मिलेगा, PDF जो आपको मिलेगा वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, और हम यहाँ रीड आउट भी कर देते हैं, ठीक है।
क्योंकि हो सकता है हैंड राइटिंग वगैरह समझ में नहीं आए। ठीक है, तो हाइवल माइनिंग इज ए मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम हाइवल ऑफ एन ओपन कास्ट माइन। ठीक है, तो हाइवल माइनिंग क्या है, एक मेथड है एक्सट्रैक्टिंग कोल, कोल को एक्सट्रैक्ट करने का, और फ्रॉम दी हाइवल ऑफ एन ओपन कास्ट का जो हाइवल बनता है, जब हम लोग ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो के पास पहुंच जाते हैं तो जाहिर सा बात है कि वहां पर एक हाइवल रहेगा, तो वहां पर ये मेथड यूज आएगा। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ ड्राइविंग गैलरीज इन दी कोल सीम यूजिंग रिमोटली ऑपरेटेड, बाहर से ही रहते हैं। ठीक है, रिमोट मतलब क्या, रिमोट मतलब कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, रिमोट मतलब हो गया कि हम दूर से उसको ऑपरेट कर रहे हैं, रिमोटली ऑपरेटेड। ठीक है, रिमोट एरिया वो दूर दराज एरिया है। ठीक है, तो रिमोट मतलब होता है कि दूर से ऑपरेट कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे थे कि जो हमारा ट्विन क्रॉलर माउंटेड जो मशीन था, डेट इज हाइवल माइनर 300 HW300, वो हमारा सरफेस पर ही था, और हमारा जो कटर कटर मॉड्यूल था, कटर हेड था, वो हमारा माइंस के अंदर में चला गया था। ठीक है, तो रिमोट से उसको ऑपरेट हम कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि ड्राइविंग पैरेलल गैलरीज इन दी कोल सीम यूजिंग रिमोटली ऑपरेटेड हाइवल माइनर। ठीक है, से दूर से ऑपरेट कर रहे थे। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड इज, हाँ दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ओपन कास्ट माइन रीचेस ए लिमिट बियॉन्ड व्हेन कोल एक्सट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कोल एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, फिर लॉस हो जाएगा, तो क्यों आदमी करेगा। दैट इज क्वारिबल लिमिट। ठीक है, क्वारिबल लिमिट आता है कहीं आपका, या फिर ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो आता है, BESR, ये सब डिस्कस हो चुका है आपका। ठीक है, या फिर क्वारिबल लिमिट आता है, क्वारिबल लिमिट मतलब इसके बाद हम नहीं कर सकते। क्वारी मतलब क्या होता है, ओपन कास्ट ही होता है। ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग को क्वारी क्वारी भी बोलते हैं हम लोग। तो क्वारिबल लिमिट अगर रीच कर जाता है, या फिर ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो भी बोलते हैं उसको हम लोग, जब ये सब रीच कर जाता है तो हमारा प्रॉफिट नहीं होता, और उसके बाद हम माइनिंग करने के लिए लायक नहीं रह जाते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर उस कंडीशन में हाइवल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन और ड्यू टू लोकल सर्फेस कॉन्स्टेंट, पॉपुलेटेड एरिया और सरफेस स्ट्रक्चर। ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर भी है तब भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन फ्रंट ऑफ ए कट, इन फ्रंट ए कटर हेड इज देयर फॉर कटिंग द कोल। ठीक है, फ्रंट में क्या रहता है, कटर हेड रहता है फॉर कटिंग द कोल। while cutting the coal while cutting the coal, कटर हेड मूव्स अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर करके वो कटिंग करता है। ठीक है, ए कोल इज कट, ठीक है, ए कोल इज कट कॉमा अ पुश बीम कीप्स इट पुशिंग। ठीक है, कोल जब कटता है, मतलब काटता है जब जो हमारा कटर हेड है, वो कोल जब कटता है तो पुश बीम क्या होता है, उसको पुश करके रखता है। यहाँ पर लिखा अच्छी तरीके से देखिएगा, एज कोल इज कट कॉमा अ पुश बीम कीप्स इट पुशिंग इन। ठीक है, IN इन फुल, उसके बाद फुल स्टॉप है, पुशिंग इन अंदर की तरफ पुश करते रहता है। व्हेन वन पुश बीम रीचेस इट्स लेंथ, जब एक पुश बीम अपना लेंथ रीच कर जाता है तो दूसरा पुश बीम उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है या फिर ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गैदरिंग आर्म्स ऑफ कटर हेड। ठीक है, गैदरिंग आर्म जो होगा कटर हेड का, डायरेक्ट दी कट कोल इनटू एन ऑगर कन्वेयर। ठीक है, डायरेक्ट दी कट कोल मतलब वो डायरेक्ट करता है कोल ऑगर कन्वेयर की तरफ वो ठेलता है। ठीक है, पुश कर देता है। ऑगर कन्वेयर को यहाँ हम डेट इज स्क्रू कन्वेयर भी लिख दें। ठीक है, तो स्क्रू कन्वेयर आप सर्च मारिए कहीं तो आपको मिल जाएगा। ऑगर ऑगर कन्वेयर का मतलब समझ में आता है तो सिंपली समझिए वो ऑगर से, ऑगर का हिसाब से समझिए कि वो क्या है कि शेप किसका है, स्क्रू का है, स्क्रू से याद रहेगा आपको ऑगर। ठीक है, तो ऑगर कन्वेयर दैट इज स्क्रू कन्वेयर विच ट्रांसपोर्ट द कोल टू अ चेन कन्वेयर। ठीक है, जो पूछ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन का, उसका भी जवाब यहाँ पे है कि कटर हेड जब कोल कट करता है तो गैदरिंग आर्म के थ्रू वो क्या करता है कि जाता है कहाँ पे, पुश बीम के पास जाता है। पुश बीम के अंदर में क्या होता है, दो ऑगर कन्वेयर रहता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि जो पुश बीम होता है, पुश बीम के अंदर में हमारा दो ऑगर कन्वेयर रहता है, तो ऑगर कन्वेयर के पास हमारा गैदरिंग आर्म कोयला भेजता है। ठीक है, फिर जो पुश बीम के अंदर में जो ऑगर कन्वेयर है या फिर स्क्रू कन्वेयर है, वो उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके कहाँ तक जाता है, पुश बीम का थ्रू वो लेके जाता है सरफेस पर। सरफेस में वहां क्या रहता है, एक चेन कन्वेयर रहता है। ठीक है, तो चेन कन्वेयर फिर कहाँ पर भेज देता है उसको, चेन कन्वेयर सिंपली उसको हिप बना देता है। ठीक है, या फिर उसको बेल्ट कन्वेयर, नेक्स्ट बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से वो चला जाता है। या फिर जब चेन कन्वेयर हिप बना देता है तो क्या होता है, वहां पर पे लोडर आके डंपर में लोड करके उसको ट्रांसपोर्ट करवा देता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया। पुश बीम आर नियरली इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, नियरली इक्वल कितना रहता है, 6 मीटर का इक्वल इक्विवेलेंट रहता है, और इन रेक्टेंगुलर शेप में रहता है। ठीक है, इसलिए रेक्टेंगुलर कट भी हो रहा होता है वहां पर हमारा ऊपर नीचे कर करके, ताकि पुश बीम अच्छी तरीके से इंसर्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि पुश बीम आर पुश्ड इनटू सीम बाय यूजिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर। ठीक है, हाइड्रोलिक सिलेंडर का प्रेशर से उसको पुश किया जाता है। ईच ए पुश बीम हैज टू इनक्लोज्ड स्क्रू कन्वेयर। ठीक है, स्क्रू कन्वेयर रहता है, दैट इज ऑगर कन्वेयर रहता है, दैट ड्राइव्स द कट कोल टू द सरफेस, जो कि कटा हुआ कोयला को सरफेस पर ले आता है। ठीक है, ये पेज आपका क्लियर होगा। 3 पेज करके लिखे हैं, आपका 3 पेज लिखा, तीनों ही पढ़ा देंगे हम आपके सामने। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा
क्या लिखे हैं थोड़ा सा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दोनों साइड में एनकरेजिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, दोनों साइड में एनकरेजिंग सिस्टम लगा हुआ होता है जो आफ्टर ड्रिलिंग, ठीक है, आफ्टर ड्रिलिंग किस तरीके का रोड रहता है हमारा, बाय स्क्रू टाइप रोड रहता है। ठीक है, स्क्रू टाइप रॉड रहता है, आपने आपको दिखाया भी गया था कि स्क्रू टाइप से रॉड है, वो सेल्फ इनबिल्ट इनबिल्ट रहता है। ठीक है, सेल्फ इनबिल्ट रहता है, उसमें इनबिल्ट रहता है, मशीन के अंदर ही इनबिल्ट रहता है ये जो ड्रिलिंग है। तो दोनों साइड में एनकरेजिंग सिस्टम लगा हुआ होता है, डेट इज ये ड्रिलिंग का फैसिलिटीज उपलब्ध होता है वहां पे, स्क्रू टाइप का रॉड से ड्रिलिंग करते हैं। उस होल में दो बड़ी पिन डालकर, ठीक है, एक ही होल में नहीं, अलग अलग होल में, एक होल में क्या होता है, एक बड़ी पिन डालते हैं, फिर दूसरा होल में एक अलग बड़ी पिन डालते हैं। ठीक है, तो उस होल में दो बड़ी पिन डालकर मशीन को एनकर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो उस होल में मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हमको लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था आपको समझने में। ठीक है, तो यहाँ जो उस होल में है, तो उस होल में एक पिन डालते हैं। ठीक है, एक होल में एक पिन डालते हैं, दूसरा होल में फिर दूसरा पिन डालेंगे। ठीक है, देखे थे आप, तो उसमें लिखा हुआ भी था। तो दो बड़ी पिन डालकर मशीन को एंकर्ड कर देते हैं। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द मशीन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग माइनिंग प्रोसेस, दैट इज ड्यूरिंग पुशिंग और पुलिंग द पुश बीम। ठीक है, पुश बीम को पुश करते हैं या पुल करते हैं, उसमें स्टेबलाइज रखता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल्ड केबल्स। ठीक है, ये रील के बारे में बता रहा है कि हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिक पावर कंट्रोल्ड केबल्स आर वाट और एंड वाटर लाइंस, these are all protected in a robust reel and chain housing that automatically unrolls, अपने आप खुलता भी है, retracts during mining, अपने आप रिट्रैक्ट भी हो जाता है। ठीक है, अपने आप खुल भी जाता है, अपने आप समेटा भी जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट ग्रेडियंट के बारे में है यहाँ पे, ग्रेडियंट के बारे में क्या है यहाँ पे, ग्रेडियंट ऑफ सीम शुड नॉट एक्सीड 1/10, आपको बता दिया गया रीजन इसके बारे में। ओएमएस हाई, ठीक है, ओएमएस दैट इज प्रोडक्टिविटी हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि मैन पावर इन्वॉल्व बहुत कम होता है। ठीक है, 6 to 7, ये कैट का कैटलॉग में तो लिखा हुआ था 3 से 4। ठीक है, कैट का जो कैटलॉग था उसमें 3 से 4 ही था, लेकिन एलसी काको में 6 से 7 लिखा हुआ था, एलसी काको को ले लिया। ठीक है, तो 6 से 7 पर्सन रहता है शिफ्ट में, तो वो आराम से काम कर लेता है, इसलिए इसका जो ओएमएस होता है वो बहुत हाई होता है, दैट इज प्रोडक्टिविटी हाई होता है, पर हेड जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, नो वन इज रिक्वायर्ड टू एंटर दी गैलरीज, गैलरीज के अंदर अंदर घुसने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनसपोर्टेड है और रिक्वायर्ड भी नहीं है। ठीक है, पुश बीम अपना आराम से काम कर लेता है, वेंटिलेशन का जरूरत है ना, वहाँ कुछ का जरूरत है। ठीक है, गैस डिटेक्टर माउंटेड ऑन दी कटर हेड, लेकिन फिर भी गैस डिटेक्टर कोल सिम है तो गैस डिटेक्टर माउंट कर दिया जाता है कटर हेड का ऊपर में। ठीक है, जो कि मॉनिटर करते जाता है CH4 का परसेंटेज को, और जब एक प्री सेट वैल्यू से एक्सीड कर जाता है, डेट इज इंडिया में कितना है 1.25%, अदर जगह कुछ और होगा, इसलिए यहाँ प्री सेट वैल्यू लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया में क्या है कि 1.25% से ज्यादा अगर होता है तो बिजली कट जाता है। ठीक है, तो 1.25% से ज्यादा अगर होगा तो हाई वोल्टेज माइनर का बिजली कट जाएगा इफ वी आर यूजिंग द मशीन इन इंडिया। ठीक है, size of web pillar between adjacent galleries is so designed that roof of entries does not collapse, ऐसा डिजाइन किया जाता है ताकि वो कोलैप्स ना करे, वेब पिलर का डिजाइनिंग किया जाता है उस हिसाब से। लास्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे कि हाँ, हाईवल माइनर्स ओनली नीड्स लोअर वैलीज। ठीक है, लोअर वैलीज चाहिए। ठीक है, नीचे लोअर वैली चाहिए ताकि वो कोल सिम को डायरेक्टली ही टच कर सके, और ट्रेंचेस, ठीक है, फॉर इट्स सेटअप, सेटअप के लिए इसको ट्रेन चाहिए या फिर लोअर वैलीज चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी आप देख लीजिए, लास्ट पन्ना है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। सेफ्टी इक्विपमेंट, ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट में क्या रहता है, प्रोटेक्टिव कैनोपी रहता है जो आप देखे फिगर में। ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट बोल्डर फॉलिंग अबव द कटर हेड। ठीक है, कटर हेड के ऊपर बोल्डर अगर गिरता है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्टिव कैनोपी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट बोल्डर फॉलिंग। ठीक है, बोल्डर अगर गिरता है तो उसको कटर हेड का ऊपर बोल्डर गिर ना जाए, इसलिए कैनोपी लगा के रखते हैं। नेक्स्ट मिथेन सेंसर, मिथेन सेंसर के बारे में आपने पढ़ लिया कि उसका कटर हेड पर माउंटेड रहता है, जो कि CH4 परसेंटेज को मेजर करते रहता है, और अगर वो 1.25%, डेट इज हमारा जो इंडिया में प्रीसेट वैल्यू होना चाहिए कोल माइंस का केस में, तो 1.25% अगर रीच करता है तो उसको बिजली वगैरह कट जाता है। ठीक है, गामा सेंसर, गामा डिटेक्टर, गामा डिटेक्टर क्या है यहाँ पे, हाँ, गामा डिटेक्टर के बारे में भी आपको बोल दिया गया था, टू एडजस्ट कटर हेड। ठीक है, कटर हेड को एडजस्ट कर सकता है, तो यहाँ लिखा हुआ है टू एडजस्ट कटर हेड पोजीशन ऑन वेरिएशन इन सीम थिकनेस। ठीक है, सीम थिकनेस के वेरिएशन के आधार पर उसका प्रिवेंट करेगा कि रूफ को ना काट ले या फ्लोर को ना काटे। ठीक है, वो एक डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन में ही पोल को ही काटता रहे। ठीक है, अब यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया है कि इफ वी आर यूजिंग एज फॉर एग्जांपल कैट HW300। ठीक है, if we are using as for example cat HW300 highwall 300, that is total length of the push beam aggregately totally में equals to 300 मीटर का रहेगा। ठीक है, आपको बता दिया गया है। So after progressing
जब हम लोग प्रोग्रेस कर जाएंगे टू अबाउट 300 मीटर, द कटर हेड इज पुल्ड बाय पुलिंग पुशिंग बीम। ठीक है, उसको खींच लिया जाएगा, कटर हेड को पुल कर लिया जाएगा बाय पुलिंग पुशिंग, पुश बीम जो है पुश बीम के खींचेंगे तो फिर क्या होगा, कटर हेड हमारा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि हम नेक्स्ट स्थान पर पैरेलली, जो उसका आज आपने देखा था कि वे पिलर को छोड़ते हुए, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है द बेस यूनिट विल बी शिफ्टेड एंड प्लेस्ड टू कट अ पैरेलल गैलरी। कट है यहाँ, ठीक है, CUT कट है, कट है। द बेस यूनिट विल बी शिफ्टेड एंड प्लेस्ड टू कट अ पैरेलल गैलरी सम डिस्टेंस अवे, थोड़ा सा सम डिस्टेंस अवे, दैट इज लिविंग वेब पिलर को छोड़ के पैरेलल गैलरी में हम लोग फिर से काम शुरू कर देते हैं। इन ए सिमिलर फैशन दस ए सीरीज ऑफ गैलरीज आर कट, इसी तरह सीरीज ऑफ गैलरीज को कट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन था आपका कि सर ये इंडिया में कहीं यूज हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो यूज ये हो रहा है कहाँ पे, यूज्ड इन मेदापल्ली ओपन कास्ट रामागुंडम SACL। ठीक है, और कहाँ है यूज होता है हमारा, यूज्ड इन शारदा ओपन कास्ट, यहाँ WCL लिखा हुआ है, ये WCL नहीं होगा, यहाँ होगा SECL। ठीक है, यहाँ हो जाएगा SECL। ठीक है, तो दो जगह यूज होता है, कहाँ कहाँ, यूज्ड इन मेदापल्ली ओपन कास्ट रामागुंडम SCCL एंड यूज्ड इन शारदा ओपन कास्ट SECL। ठीक है, ठीक है, तो इसका रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस जो जो भी था इसके बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, सारा चीज को अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है। ठीक है, जितना आपको जानना चाहिए था। ठीक है, तो ये लेआउट है, यहाँ मिनरल का बेड हम ढूंढ लेते हैं, कहाँ मिनरल का बेंच, मिनरल का बेंच यहाँ है। ठीक है, मिनरल का बेंच यहाँ। नेक्स्ट, ये हमारा OB का बेंच है। ठीक है, ये OB का बेंच है हमारा, मिनरल का बेंच हमने ढूंढ लिया, OB का बेंच यहाँ, OB का बेंच के ऊपर कौन बैठा हुआ है, ड्रैग लाइन बैठा हुआ है। ठीक है, ड्रैग लाइन क्या कर रहा है, ड्रैग लाइन ये OB का बेंच जिस पर बैठा हुआ है इसी को काटते हुए जा रहा है ताकि मिनरल मेरा एक्सपोज हो। ठीक है, ये हमारा मिनरल का बेड है, तो मिनरल का बेड को एक्सपोज कौन यहाँ पे कर रहा है, ड्रैग लाइन कर रहा है। ठीक है, और मिनरल के बेंच में क्या क्या हो रहा है, ड्रिलिंग मशीन, यहाँ ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन हो रहा है ताकि यहाँ ब्लास्टिंग हो सके। ठीक है, यहाँ ड्रिल मशीन है। नेक्स्ट और क्या क्या है, फ्रंट एंड लोडर लगा हुआ है, डोजर भी है यहाँ पे। ठीक है, और ये फ्रंट एंड लोडर क्या कर रहा है, ये फ्रंट एंड लोडर क्यों लगा कर रखा है, सोवेल लगाना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली किसमें डाल, ये डोजर है, फ्रंट एंड लोडर है, डायरेक्टली हॉपर में डाल रहा है। ठीक है, हॉपर और या फिर क्रशर, स्टिप स्टिप सीम होगा। ठीक है, इसलिए ये हॉपर या क्रशर में डाल दे रहा है डायरेक्टली। हॉपर और क्रशर फिर क्या कर रहा है, बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से इस साइड से बेल्ट कन्वेयर, देखिए बेल्ट कन्वेयर इधर से निकल जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो बेल्ट कन्वेयर का भी समझ में आया डायरेक्शन किस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये यहाँ से क्या करे, कटिंग करके ये जो फ्रंट एंड लोडर है यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो क्या बोलूँ, यहाँ पे फ्रंट एंड लोडर लिखा हुआ है, ये कट करके क्या कर रहा है, यहाँ हॉपर में डाल दे रहा है, हॉपर फिर क्रश कर रहा है, क्रश करके बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से उसको भेज दे रहा है, जहाँ भी जाना है चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये तो मिनरल बेड वाला क्लियर हो गया। मिनरल बेड के ऊपर अब क्या है, मिनरल बेड के ऊपर क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ड्रैग लाइन है, ओवरबर्डन बेंच है। ठीक है, तो ड्रैग लाइन क्या कर रहा है, डायरेक्टली उठा के यहाँ से OB को उठा के क्या कर रहा है, डायरेक्ट कहाँ डाल रहा है, हॉपर के ऊपर डाल रहा है। हॉपर फिर क्या है, उसके बाद क्या है, क्रशर है। क्रशर के बाद क्या है, ये मोबाइल ब्रिज का यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट है। ठीक है, ऊपर ऊपर से पास हो रहा है, यहाँ से पास होके कहाँ जा रहा है, ये रेल माउंटेड ये वाला टोटल मोबाइल ब्रिज है। ठीक है, ये वाला जो हमारा है मोबाइल ब्रिज है, ये जो हमारा ये वाला चीज है, ये मोबाइल ब्रिज है। इसको मिटा देते हैं, पूरा ही समझ में आ गया होगा आपको तो। अब पढ़ रहे हैं आप लोगों से कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, लेआउट तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, तो मिनरल का बेड हम लोग देख लिए थे। ठीक है, मिनरल बेड का सारा कार्यक्रम देख लिया कि इस बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था कि ड्रैगलाइन बैठा हुआ था यहाँ पर OB का बेंच में, ये OB को रिमूव करते जा रहा है और यहाँ से फिर मिनरल भी एक्सपोज होते जा रहा है, फिर मिनरल का भी कार्यक्रम चलते रहेगा और OB भी धीरे धीरे एक्सपोज होकर चलता ही रहेगा। ठीक है, तो रेल पर माउंटेड है कौन सा, ये जो क्रशर वगैरह है, हॉपर वगैरह है, ये रेल पर माउंटेड है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेल पर माउंटेड है, और ड्रैगलाइन क्या हो रहा है, यहाँ से बकेट से उठा रहा है और कहाँ पे डाल रहा है, हॉपर में डाल रहा है। हॉपर के माध्यम से कहाँ जा रहा है, क्रशर में जा रहा है, क्रशर के बाद क्रश्ड होकर कहाँ जा रहा है, ये बेल्ट कन्वेयर पे जा रहा है। ये जो बेल्ट कन्वेयर जा रहा है यहाँ पे, तो इसका लेंथ यहीं पर रीच कर गया, तो फिर यहाँ पर एक लगा दिया नया मोबाइल बेल्ट कन्वेयर लगा दिया। ठीक है, तो ये मोबाइल बेल्ट कन्वेयर फिर ये डायरेक्टली स्पॉइल डंप के पास चला गया, ये स्प्रेडर के पास, स्प्रेडर तो हम लोग अच्छा से पढ़े हैं। ये तो स्प्रेडर के पास गया, ये स्प्रेडर यहाँ स्पॉइल डंप कर रहा है यहाँ। ठीक है, स्पॉइल डंप यहाँ समझ में आ गया सारा चीज, ये लेआउट समझ में आ गया, सारा चीज तो आप लोगों को पढ़ा ही दिए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ ड्रैगलाइन क्या किया, हॉपर में डाला, क्रशर में डाला, क्रश होकर ये डायरेक्ट बेल्ट कन्वेयर पे गया, बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से कहाँ गया, स्प्रेडर के पास गया। स्प्रेडर कहाँ पर रहता है, स्प्रेडर हमारा रहता है OB डंप में रहता है, वो स्प्रेडिंग कर रहे हैं। खत्म, समझ गए आप। मिनरल बेंच का भी आपने देख ही लिया सब कुछ। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। आज देखिए कितना भी लेट हो, आज हमको कंप्लीट करना है मशीनरी। ठीक है, तो बने रहिएगा मशीनरी को कंप्लीट कर लेंगे आज। 6:13 हुआ। ठीक है, तो यहाँ ड्रैगलाइन विल पुट दी
ओबी इनटू हॉपर टू क्रश एंड देन मोबाइल ब्रिज बिल्ट विल कन्वे टू स्प्रेडर, ठीक है, ये भी लिख दिया गया आपको। ठीक है, टोटल ये वाला काम हो गया आपका। किंग का मतलब क्या होता है? किंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि बोला जाता है कि, देखिए मैं सर्कुलर में शायद लिखा हुआ कि जो केबल्स वगैरह होगा उसको हम 8 शेप में रखते हैं, ठीक है, 8 शेप में रखते हैं, ओ शेप में नहीं रखते हैं, ठीक है, 8 शेप में रखते हैं, ओ शेप में नहीं रखते हैं, 8 शेप में रखते हैं। 8 शेप में क्यों रखते हैं? ताकि वो किंक ना हो। किंक का मतलब क्या होता है? किंक मतलब इसी तरह देखिए वियर एंड टियर ना हो जाए, ठीक है, किंकिंग का फोटो भी लाए आपके लिए। तो ये क्या हो रहा है, केबल किंक हो जा रहा है, यहाँ वियर एंड टियर हो जा रहा है। तो मेन प्रॉब्लम ऑफ ए किंक इज दैट विद टाइम इट कैन डैमेज द केबल लाइक द पिक्चर बिलो, ठीक है। तो केबल हमारा डैमेज हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केबल को किस शेप में रखते हैं? 8 शेप में रखते हैं। शायद ये सब क्वेश्चन शायद कहीं आया भी हुआ है, ठीक है, तो इसको इसलिए डाला गया यहाँ। तो 8 शेप में केबल को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ये हमारा मिसलिनियस जोन है। मिसलिनियस जोन का क्वेश्चन है। तो इनपुट क्रशर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो इनपुट क्रशर का पहला क्लियर हो चुका था कि क्रशर इंस्टॉल इनसाइड द ओपन कास्ट माइन, ठीक है। फिर बी में क्या था, क्रशर्स क्रसेस होगा, ठीक है, क्रशर्स लिखा हुआ, क्रसेस होगा यहाँ। ये जो होगा ये क्रसेस हो जाएगा। क्रसेस द मटेरियल टू डिजायर्ड साइज में क्रश कर देगा, विच आर टू बी कैरिड बाय कन्वेयर बेल्ट विदाउट स्पिलेज, ताकि बिना स्पिलेज का कन्वेयर बेल्ट में कैरी हो सके, ठीक है, सही है। सी में क्या बोल रहा है, रिड्यूस डिप्लॉयमेंट ऑफ डंपर, तो डंपर का डिप्लॉयमेंट तो रिड्यूस कर ही देगा जब कन्वेयर बेल्ट का यूज होगा। विच रिड्यूसेस मैन पावर का भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि डंपर चलाने के लिए मैन पावर की जरूरत है। पॉल्यूशन जब वो डंपर डंपर चलता है तो क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसको उसका जो बॉडी रहता है उससे उड़ते रहता है डस्ट। एंड इंक्रीज्ड सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी भी इंक्रीज कर दिया, कोई भी एक्सीडेंट का चांस वगैरह अब कुछ रहा नहीं वैसा, ठीक है, ज्यादा हमको रोड रोड वगैरह अच्छा तरीके से बनाने का, ग्रेडियंट मेंटेन करने का कोई भी जाम नहीं रह गया। और नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज करेगा ही, जब मेन पावर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा ही, ठीक है। तो रिड्यूस मेन पावर है तो प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑल द अबव करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है केबल शुड बी केप्ट इन, ये क्वेश्चन भी आ गया। तो केबल शुड बी केप्ट इन फिगर 8, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लिए, ठीक है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है द ऑपरेटर एंड पर्सन नियर टू द HEMM, ठीक है, द ऑपरेटर एंड द पर्सन नियर टू द HEMM shall not be exposed to noise level that exceeds an 8 hour equivalent continuous sound pressure level of, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि एक पर्सन है जो कि HEMM मशीन जब वहां पे चल रहा है तो उसका नॉइज लेवल कितना नहीं रहेगा, ठीक है, कितना नहीं रहेगा जब वो वहां पर रहेगा, तो उसके लिए सेफ लिमिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सेफ लिमिट जो है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है हमारा ह्यूमन ईयर के रिस्पेक्ट में जब बोला जा रहा है तो यहाँ ए लगाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 85 dB, ठीक है, 85 डेसिबल, ये ह्यूमन ईयर के रिस्पेक्ट में रहता है, ठीक है, तो उसका सेफ लिमिट के लिए तो ए जब भी रहेगा तो वो ह्यूमन ईयर के रिस्पेक्ट में रहता है। तो 85 डेसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो 85 डेसिमल हमारा सेफ हमारा लिमिट है, ठीक है, सेफ लिमिट दैट इज 85 डेसिमल से कम हमारा सेफ लिमिट है, लेकिन 85 डेसिमल हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये वार्निंग आ जाता है, ठीक है। ये 85 जब डेसिमल आ जाता है तो ये हमारा वार्निंग आ जाता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वार्निंग लिमिट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द ऑपरेटर एंड पर्सन नियर टू द HEMM शैल नॉट बी एक्सपोज टू नॉइस लेवल दैट एक्सीड्स, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, एक्सीड से एंड 8 आवर, जब वो 8 घंटा का काम करता है शिफ्ट भर में तो 85 डेसिबल का साउंड में वो नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा कि उसका जो कान में मतलब कि जो हमारा नोटिफाइड डिजीज भी है, दैट इज नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ये हमारा नोटिफाइड डिजीज है। कब नोटिफाइड हुआ था, ये हमारा नोटिफाइड हुआ था फरवरी 2011 में, ठीक है, फरवरी 2011 में इसे डिक्लेयर कर दिया गया था कि NIHL दैट इज नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, NIHL नॉइज, ठीक है, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ये हमारा डिक्लेयर्ड कर दिया गया था फरवरी, ठीक है, फरवरी 2011, ठीक है, कि ये एक नोटिफाइड डिजीज है NIHL नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ठीक है। तो 8 आवर का शिफ्ट में अगर 85 डेसिबल से ज्यादा अगर जो हमारा होता है साउंड का लेवल रहता है, नॉइज का लेवल रहता है, तो उसमें हमारा नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस होने की संभावना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है 90 डेसिबल। 90 डेसिबल क्या है, 90 डेसिबल हमारा यहाँ पे है डेंजर लिमिट, ठीक है, 90 डेसिबल क्या है हमारा, ये है हमारा डेंजर लिमिट। 85 डेसिबल था हमारा वार्निंग लिमिट, 90 डेसिबल है हमारा डेंजर लिमिट, ठीक है। और 115 डेसिबल में क्या है कि 115 डेसिबल में हमारा कंपलसरी ईयर प्रोटेक्शन हमें करनी चाहिए, ठीक है। जब 115 डेसिबल हो जाता है साउंड का
जो नॉइज का लेवल रहता है वो 115 डेसिबल अगर हो जाता है तो हमें वहां पर ईयर मफलर या ईयर प्लग के द्वारा हमें अपने कान को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमारा 115 में, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपलसरी ईयर ईयर प्रोटेक्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट यहाँ 140 लिखा हुआ है, तो 140 में क्या होता है, 140 में हमारा ये होता है कि ये हमारा वो लिमिट है जबकि कोई काम नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, नो वर्क लिमिट है, ठीक है, नो वर्क लिमिट, नो डब्ल्यू आर के वर्क LIMIT लिमिट, इसमें कोई भी काम नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने जान लिया यहाँ पे कि 85 डेसिबल हमारा वार्निंग लिमिट होता है और हमारा 90 डेसिबल हमारा डेंजर लिमिट हो जाता है, 140 हमारा नो वर्क लिमिट है, ठीक है, और 115 डेसिबल हमारा क्या है, कंपलसरी ईयर प्रोटेक्शन लिमिट है, ठीक है। तो ये कंपलसरी ईयर प्रोटेक्शन है हमारा, 115 डेसिबल में हमें लेना ही लेना है, डेट इज थ्रू ईयर ईयर प्लग या ईयर मफलर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के बारे में हमने अच्छी तरीके से जान लिया, सारे ही पॉइंट्स को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन वेयर ड्रिलिंग होल्स एग्जिस्ट, ठीक है, जहां पर ड्रिलिंग होल्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो जहां पर ड्रिलिंग होल्स एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ होल्स है, तो होल्स किस तरफ फॉर्म में रहेगा, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ड्रिल्ड है, तो हॉरिजॉन्टल नीचे की तरफ हम देखेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर लक्स में दिया गया 15 लक्स में रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली रहेगा, ठीक है, एक वर्टिकली होता है, एक हॉरिजॉन्टली होता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि जहाँ ड्रिलिंग होल्स एग्जिस्ट होगा, जहाँ पर ड्रिलिंग होल सिर्फ है, ठीक है, तो वहां पर हॉरिजॉन्टल में हमें 15 लक्स इंटेंसिटी का हमें चाहिए क्या, लाइट होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑप्शन में है कि 25, ठीक है, 25 लक्स है, तो उसमें लिखा हुआ वर्टिकल, ये किस केस में होगा, ठीक है, ये केस आपका तब है जबकि ड्रिलिंग हो रहा है, जब ड्रिलिंग होगा तो क्या होगा, ड्रिलिंग रिग रहेगा, ठीक है, उसका मास्ट वगैरह रहेगा, तो उसमें टोटल में ही लाइट चाहिए, ठीक है, तो वर्टिकल में लाइट चाहिए जहां पर वो ड्रिलिंग कर रहा होगा, तो इसलिए इस केस में क्या हो जाएगा कि उसमें मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन हो जाएगा जब ड्रिलिंग हो रहा है, जब ड्रिलिंग रिग काम कर रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 लक्स वर्टिकल, ठीक है। तो ये दोनों ही कंसेप्ट हमने देख लिया, ठीक है, तो ये एक वेयर ड्रिलिंग होल्स एग्जिस्ट, यहाँ पर होल्स एग्जिस्ट करेगा वहां पर हमारा रहेगा 15 लक्स, ठीक है, और जहां पर ड्रिलिंग रिग वर्क कर रहा होगा वहां पर रहेगा 25 लक्स वर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन इन लक्स वेयर ट्रक एंड डंपर्स पासेस इन हॉल रोड, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, जब पास हो रहा है तो 10 लक्स रहेगा इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एच से यहाँ हॉरिजॉन्टल है, वी से वर्टिकल है, तो 10 लक्स हॉरिजॉन्टल रहेगा और एच 10 लक्स रहेगा और हॉरिजॉन्टल में रहेगा, ठीक है। ये सब सारे डीजीएमएस सर्कुलर है, ठीक है, जो प्रीवियस वाला भी था, ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये वाला भी हमारा डीजीएमएस सर्कुलर है, रेफरेंस दी नहीं गई है, लेकिन पीडीएफ आपको जब मिलेगी तो उसमें रेफरेंस दी जाएगी, और इसका रेफरेंस क्या है, इसका रेफरेंस है डीजीएमएस सर्कुलर है, ठीक है, 6/2016 का है, ठीक है, 6/2016 का है, जितना भी ये वाला इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा सब किसका रेफरेंस, सब रेफरेंस क्या है, डीजीएमएस सर्कुलर का है, ठीक है, डीजीएमएस सर्कुलर 6/2016 का, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस का इल्यूमिनेशन के रिलेटेड सारा ही डीजीएमएस सर्कुलर है, ठीक है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये वाला भी जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आपका डीजीएमए सर्कुलर 6/2016 का है, ठीक है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कि जब ट्रक्स और डंपर पास होंगे तो रोड में कितनी इल्यूमिनेशन रहनी चाहिए, तो 10 लक्स हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि फर्स्ट स्लोप स्टेबिलिटी रेडार SSR वाज प्लेस्ड इन विच माइन, ठीक है, कौन से माइंस में स्लोप फर्स्ट स्लोप स्टेबिलिटी रेडार प्लेस की गई थी, WCL के माइंस में, किस माइंस में, तो सस्ती माइंस में, ठीक है, सस्ती माइंस में, WCL MS 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि फुल फॉर्म ऑफ HOE, WCLMS 2018, नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन है, तो HOE का फुल फॉर्म हो जाता है हमारा हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, तो फुल फॉर्म पर खासा ध्यान दें और फुल फॉर्म को नोट डाउन कर लें, कोशिश कोशिश करेंगे कि हम भी थोड़ा सा फुल फॉर्म्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्हाई वाटर स्प्रिंग इज यूज्ड इन माइन, तो वाटर स्प्रिंग क्यों हम लोग यूज करते हैं माइंस में, तो ऑप्शन ए है टू यूज वाटर कलेक्टेड इन सम्प, बोल रहा है कि जो सम्प में पानी जमा है उसको यूज हो सके इसलिए, ठीक है, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है डस्ट सप्रेशन, जाहिर सी बात है डस्ट सप्रेशन होगा कि माइंस में बहुत ज्यादा डस्ट होता है, ठीक है, तो उसको सप्रेस करने के लिए वाटर स्प्रे किया जाता है, वाटर स्प्रे करने के बाद क्या होगा कि ग्रेडर आके फिर ग्रेडिंग करके सारा ही धूल को साइड कर देगा, ठीक है, तो माइंस हमारा क्लीन एंड क्लियर रहेगा। सी में क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज ह्यूमिडिटी इन माइंस, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट है डी में है नन, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाता है डस्ट सप्रेशन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ है विच एक्सटिंग्विशर शैल बी यूज्ड फॉर फाइटिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स। तो इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए हमारा कौन सा एक्सटिंग्विशर है, हम जानते हैं CO2 है। ठीक है, CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर हमारा इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन की जाएगी वेंटिलेशन वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वॉकी टॉकी इज यूज्ड इन। वॉकी टॉकी कहाँ पे यूज होता है, तो वॉकी टॉकी तो ओपन कास्ट माइंस में यूज होता है। ये WCL MS 2018 का क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड में तो यूज हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉकी टॉकी इज यूज्ड इन ओपन कास्ट माइंस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 11। 11 में क्या है, PVC। ठीक है, PVC बेल्ट पोजेस। ठीक है, PVC बेल्ट बेल्ट पोजेस, तो फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है उसमें। ठीक है, साफ साफ पता चल रहा है कि फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्या है, एंटी स्लीपेज प्रॉपर्टी। ठीक है, वो तो ग्रिपिंग पर डिपेंड करेगा, लैगिंग लैगिंग रहेगा तो वो तो उसका प्रॉपर्टी हो गया। और वो तो प्रॉपर्टी हो गया किसका, ये हो गया आपका, लेगिंग्स वगैरह दे दिया जाता है, हेड पुली में ही दे देते थे, हमने हमने उस पर पढ़ा था। तो स्लीपेज प्रॉपर्टी उसकी रिड्यूस की जा सकती है वो। ठीक है, नेक्स्ट है हाई कोएफिशिएंट फ्रिक्शन वैल्यू, देन रबर बिल्ड, हाई कैपेसिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सटीक यहाँ पर है, ये सब सारी सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एंटी स्लीपेज प्रॉपर्टीज भी है, हाई कोएफिशिएंट फ्रिक्शन वैल्यू भी होता है। लेकिन PVC बेल्ट यहाँ पर नाम दिया हुआ है। ठीक है, PVC बेल्ट ये तो बहुत सारे बेल्ट में होता है और कंपेरेबल मतलब ये फीचर्स है ये। लेकिन जो यहाँ यूनिक फीचर जो हो जाता है PVC बेल्ट के साथ, वो ये हो जाता है कि ये फायर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो एग्जाम्स वगैरह में इसी तरह का क्वेश्चन आता है जहाँ पर आपको लगता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, लेकिन वहाँ पे आपको सटीक आंसर मारना होता है। तो वो उस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम 12th में देखते हैं, वोल्टेज लिमिट शैल नॉट एक्सीड फॉर जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइन। ये क्या है, ओपन कास्ट के लिए 250 होता है, अंडरग्राउंड के लिए कितना होता है, 125। ठीक है, NCL जूनियर गवर्नमेंट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, विच इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर स्ट्रिपिंग वर्क इन ओपन कास्ट माइन। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन स्ट्रिपिंग वर्ड इज मेंशनड, तो वहां पर सिर्फ बात किसका करेगा, OB का, नॉट फॉर मिनरल। ठीक है, मिनरल के लिए क्या होता है, स्ट्रिपिंग वर्ड यूज ही नहीं होता। ठीक है, स्ट्रिपिंग वर्क वर्क ओबी के लिए, हमेशा OB के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सोवेल हमारा OB एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ड्रैग लाइन OB के लिए ही होता है, बकेट व्हील एक्सकवेटर एक्सकवेटर दोनों के लिए होता है। तो OB हम हैंडल करते हैं बकेट व्हील एक्सकवेटर से, लेकिन SDL से हम OB हैंडल नहीं करते। ठीक है, ये अंडरग्राउंड मशीनरी है। ठीक है, अंडरग्राउंड मशीनरी पहला ही छट गया यहाँ पर, ये ओपन कास्ट मशीनरी। ठीक है, तो ओपन कास्ट मतलब माइन में यूज होता है, तो SDL तो अंडरग्राउंड में यूज होता है। नेक्स्ट स्ट्रिपिंग वर्क, ये तो मिनरल के लिए हैंडल होता है SDL हमारा। ठीक है, तो दोनों ही रिस्पेक्ट में गलत हो गया, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा SDL। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, एन एम्प्लॉय शैल नॉट पोजेस दिस। एक एम्प्लॉय के पास क्या नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, सेफ्टी गैजेट भी रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर वो है ऑपरेटर है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस भी रहेगा उसके पास, मैच बॉक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, दिस इज नॉट यूज फॉर कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज नहीं होगा, तो सीप सीप को यूज किया जा सकता है, ट्रेन को यूज किया जा सकता है, बोट को यूज किया जाता है। एयरबस क्या होता है, प्लेन होता है जिसमें हम लोग सफर वगैरह करते हैं। ठीक है, एरोप्लेन एरोप्लेन हो गया, बड़ा बड़ा एरोप्लेन हो गया, तो एयरबस उसको हम लोग बोलते थे। तो एयरबस में वो तो पैसेंजर्स के लिए होता है। ठीक है, उसमें हम लोग ये सब कैरी नहीं करते, कोल वगैरह को कैरी नहीं किया जाता उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 है, दिस इज नॉट एन ओपन कास्ट मशीन। ओपन कास्ट मशीन ये नहीं है, तो क्या नहीं है, क्रेन तो ओपन कास्ट मशीन है, टायर हैंडलर हम लोग यूज करते हैं, बड़े बड़े टायर्स जो होते हैं, जैसे 40 टन 60 टन के डंपर्स होते हैं, बड़े बड़े टायर्स होंगे उसमें। ठीक है, 6 फुट 7 फुट का टायर्स रहता है, तो उसको हैंडल आदमी नहीं कर सकता, तो उसके लिए टायर हैंडलर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट SDL साइड डिस्चार्ज लोडर, ये तो हमारा ओपन कास्ट मशीनरी नहीं, अंडरग्राउंड मशीनरी है। ठीक है, और वो लोडिंग का काम करता है, साइड डिस्चार्ज लोडर। नेक्स्ट, तो आंसर तो हमारा यही है SDL, और नॉट एन ओपन कास्ट मशीन पूछा तो SDL हमारा अंडरग्राउंड मशीन है। फॉर्क लिफ्टर क्या होता है, फॉर्क लिफ्टर हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है। ठीक है, छोटा सा गाड़ी होता है, जैसे कि रेलवेज वगैरह में देखते होंगे कि जो पोछा मारते रहता है, रेलवेज में देखिए वो गाड़ी चलाते रहता है स्टीयरिंग से, पोछा मारते रहता है, तो उसी तरह जो पोछा मारने वाला होता है, यहाँ स्टीयरिंग रहेगा, इसका आगे में निकला हुआ रहता है, तो उसमें तो बड़ा बड़ा जो मतलब कि डब्बा वगैरह होता है, पैकिंग डब्बा वगैरह इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर रख देता है और ये लोड कैरी करके लेके जाता है उसको। ठीक है, तो फॉर्क लिफ्टर उसका नाम है, वो लिफ्ट करता है, क्या बोलता है उसको, लिफ्ट जो बॉक्सेस वगैरह होता है उसको लिफ्ट करता है आगे में। ठीक है, छोटा सा गाड़ी रहता है। तो आंसर इसमें क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया SDL हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 17। ठीक है, 17 में क्या बोल रहा है, कोल हैंडलिंग प्लांट, ये हम पढ़ाए नहीं है। ठीक है, कोल हैंडलिंग प्लांट हम नहीं पढ़ाए और आपको क्रशर नहीं पढ़ाए हैं। एज अर्ली एज पॉसिबल स्पेशल स्पेशल क्लास लेके ये दोनों टॉपिक्स को डील करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है,
तो कोल हैंडलिंग प्लांट डज नॉट हैव दिस, तो फिलहाल के लिए याद रखिए इसमें कटिंग एज नहीं होता, ठीक है, एनसीएल का क्वेश्चन है, कटिंग एज इसमें नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है, कटिंग एज नहीं होता है। नेक्स्ट, इट इज नॉट यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन, ठीक है, तो ओपन कास्ट माइन में कौन यूज नहीं होता, ड्रिल का यूज है, रोड रोड ग्रेडर का यूज है, बेल्ट कन्वेयर का यूज है, किसका यूज नहीं है, इंडलेस हॉलेज, इंडलेस हॉलेज का यूज कहाँ होता है, अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है, जहाँ पर ग्रेडियंट हमारा नियर अबाउट फ्लैट हो, ठीक है। इट इज एन इक्विपमेंट फॉर ओपन कास्ट माइन, कौन सा इक्विपमेंट या ओपन कास्ट माइंस के लिए है, तो ये इक्विपमेंट है आपका डोजर, ठीक है। रोड हेडर कहाँ यूज होता है, ठीक है, ये लॉन्ग वाल रेटरेटिंग जो हम लोग यूज करते हैं उसमें हेडिंग बनाने का काम आता है, वन साइड बोरिंग अपार्टस, ठीक है, ये जब वाटर लॉक्ड एरिया की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तब हम लोग यूज करते हैं इसको। डबल ड्रम सीयर, ये लॉन्ग वाल का मशीनरी है, ठीक है, सिंगल ड्रम सीयर और डबल ड्रम सीयर, ठीक है, तो जो हमारा ओपन कास्ट का मशीनरी है वो है डोजर। नेक्स्ट 20 में देखते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ माइनिंग सरदार, ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ माइनिंग सरदार क्या है, इंटरमीडिएट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ, मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट फॉर माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन, ठीक है, मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट फॉर माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाइट आपका लिखा हुआ है 60 इंचेस, ठीक है, 60 इंचेस, और 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंच, ठीक है, 12 इंच, 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंच, तो 60 फुट 60 इंच में कितना हो गया, 5 फुट हो गया, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 5 फुट। इसका जो रेफरेंस है वो रेफरेंस आपका है मेडिकल अटेंडेंस रूल चैप्टर 8 में, ठीक है, ये हमने सर्च अच्छा तरीके से किया क्योंकि एनसीएल में जो इसका आंसर दिया हुआ था वो ऑल दी अबव लिख दिया था, तो ऑल दी अबव तो होगा नहीं बिकॉज मिनिमम पूछा है यहाँ पे, ठीक है, तो सर्च करने के बाद पता चला कि 60 इंच है जो कि 5 फीट के नियर अबाउट होता, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट 21 के बाद 22, द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड एट एन एरिया ऑफ ओपन कास्ट माइन वेयर ड्रिलिंग रिग वर्क, ये तो आपको बताया गया पहले ही, 25 लक्स वर्टिकल था, लेकिन यहाँ आंसर एक भी नहीं है, तो यहाँ ये गलत है, ठीक है, डीजीएम में सर्कुलर है, 6 2016 का है, ठीक है, 6 2016 का है, डीजीएम में सर्कुलर है ये, और स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ ओपन कास्ट माइंस है, तो उसमें 25 लक्स वर्टिकल होगा, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, 25 लक्स वर्टिकल, ठीक है, 25 लक्स वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, तो लगभग सारा ही क्वेश्चन हमने आज अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, ठीक है, और इसी के साथ हमारा मशीनरी का चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है, नेक्स्ट हम ब्लास्टिंग स्टार्ट करेंगे, इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट वगैरह होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।